बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है यारे सितमगर और इसकी राइटर हैं नीलम रियासत। नीलम रियासत के मैंने नॉवेल्स फॉरएवर पर जितने भी नॉवल पढ़े हैं ना, सब के सब कमाल के थे यार। मतलब इतना कोई अच्छा लिखती हैं और इतना कोई अच्छा राइटिंग स्टाइल है नीलम रियासत का। अल्लाह उनको सलामत रखे और उनको इसी तरह तौफीक दे कि वो इसी तरह अच्छा लिखती रहें, हमारे लिए अच्छी अच्छी तहरीर वो हमें प्रोवाइड करती रहें और हम उनके इस तरह के शाहकार पढ़ते रहें। और होपफुली कि आप लोगों को उनके बाकी नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यारे सितमगर पढ़ो, यारे सितमगर पढ़ो। बट अभी स्टार्ट करने से पहले मुझे पता चला है कि मतलब मैंने पहले जितने भी नॉवेल्स पढ़े थे ना, उन पर कहीं भी कुछ भी ऐसा सच नहीं था कि पढ़ने नहीं है या इजाज़त नहीं है ये वो। तो ये किताबी शक्ल में है, तो किताबी शक्ल में आपको पता है कि ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है कि आपको परमिशन नहीं है, आप नीलम रियासत के नॉवेल्स बग़ैर परमिशन के नहीं अपलोड कर सकते। तो मेरा तो भी पूरा इरादा है इसको पढ़ने का और मेरा दिल भी कर रहा है। मतलब समटाइम्स क्योंकि मैं ना सिर्फ तो एक नरेटर हूँ, आप लोगों को यूट्यूब पर सुना रही हूँ, बल्कि इसके अलावा मैं ख़ुद भी रीडर हूँ और मुझे बहुत पसंद है नॉवेल्स अच्छे रीड करना। तो मैं ये फिर भी रिस्क ले लेती हूँ और अभी मेरा इरादा ये है कि आप लोग ये साथ साथ सुन लो, हम लोग फटाफट इस नावल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई टैग्स वगैरह इसके साथ नहीं लगाऊंगी ताकि ये सर्चिंग में ना आए और उन तक ना पहुँचे। तो होपफुली कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, अपना फीडबैक भी अच्छे से देंगे और साथ साथ इस नावल को सुनेंगे, इसकी एपिसोड्स को। जितने भी एपिसोड आएंगे मैंने फटाफट इसको कंप्लीट करना है। एक दूसरा नावल भी चल रहा है रात, वो बहुत मज़े का है, ईशा अफजल का है। वैसे तो आजकल कोई भी नावल यार प्रोवाइड नहीं करता पढ़ने के लिए, फिर भी हम लोग रिस्क ले लेते हैं। तो बाद में इस रिस्क का भुगतान ये होता है कि हमें स्ट्राइक आ जाती है जो कि हमें फिर भुगतनी पड़ती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह के पंगे लेती हूँ। तो खैर, क्योंकि मुझे होता है कि अगर मैं कोई नावल पढ़ना है मुझे, तो मैं फिर सबके साथ पढूँ। ऐसे अकेले अब मुझे आदत नहीं रही है। 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट कि मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ। ऑलमोस्ट ये 3 अगस्त है जो मैं आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ। आज ऑलमोस्ट कितने साल हो गए होंगे, 2 साल कह लो हो गए होंगे। हाँ, इससे 2002 में 2002 कह रही हूँ, 2022 में मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ और अब कोई हो गया है, मतलब 24 आ गया है, तो 2 साल ही ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो इससे पहले जून जुलाई में मैंने फिर किया था और बाकायदा तौर पर जब मैंने आप लोगों को नॉवेल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किए थे वो ये 19 अगस्त इसी डेट में कोई किए थे मैंने स्टार्ट। और फिर मैंने लगातार आप लोगों को नॉवेल्स प्रोवाइड किए। जो मैंने नॉवेल्स प्रोवाइड किए, अल्लाह, मतलब कोई नॉवल नहीं छोड़ा अपनी तरफ से मैंने। मतलब अभी भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो मेरी कह लें कि नज़र में है, जो मुझे पसंद है, जैसे कि झील किनारा कंकर और टूटा हुआ तारा। मोस्ट फेवरेट ये नावल है मेरे। और ये चाहते ये शिद्दतें, और इसके अलावा चांद गगन चांदनी। देन ये बहुत ज़्यादा इसके नावल्स हैं, क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं। इकरा सगीर अहमद के बहुत सारे नावल्स हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चांद गगन चांदनी के अलावा भी हैं, बहारों के संग संग तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो खैर बहुत अच्छे और भी नॉवेल्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। और पीरी कामिल और ये जो उमैरा अहमद के, अभी मैंने अमर बेल स्टार्ट किया और मेरा दिल नहीं कर रहा उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा और टाइप का है और उसमें मुझे पता है कि एंड हैप्पी नहीं होनी। तो मेरा दिल वो एक तरह से नहीं मान रहा कि मैं उसको पढूं। और फिर परमिशन भी नहीं है, उमैरा अहमद सबको स्ट्राइक भेज देती हैं। तो मैं उनके वो लास्ट ही नावल होगा अमर बेल, इसके बाद मैंने कोई उनका नावल नहीं पढ़ना। खैर, हम लोग यारे सितमगर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नावल में क्या होता है। और मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर इस नावल को सुनना है आप लोगों ने तो जल्दी और मेरे साथ साथ सुनना है, ताकि हम लोग इसको जल्दी कंप्लीट कर लें, ताकि अगर स्ट्राइक आ भी जाती है तो तब तक आप लोगों ने सुन लिया हो। मैं रिस्क तो ले रही हूँ, लेकिन आप लोगों का भी हक बनता है कि पूरा हक अदा करो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के।
वो अंधेरे कमरे में दीवार गिर कांच की खिड़की में बैठकर नीचे सड़क पे लगे ट्रैफिक के इशारों की बत्तियां देख रही थी। बरसती बारिश की बूंदें लकीरों की शक्ल में खिड़की पे अपने निशान छोड़ रही थी। पानी के कतरे रोशनियों को मजीद उजागर करने में मसरूफ थे। कोई भी आंख रखने वाला शख्स उस लड़की के चेहरे पे रकम तहरीर पढ़ता तो जान जाता वो लड़की एक दिल थी, एक टूटा हुआ दिल थी, और उसकी तकलीफ़ उसकी आंखों में दर्ज रहती, न काजल से मिटती, न मुस्कुराहट से छुपती। वो रोज़ यादों के बॉक्स खोलती, तकलीफ़ से गुजरती और फिर उनको उसी तरह एहतियात से बंद करके संभाल देती। ये उसका रोज़ का मामूल था। यादों के संदूक खोलकर गुजरे पलों के साए अपने साथ पास बिखेर कर उनमें तुझे ढूंढती हूँ। तुम मुझसे शिकवा करोगे कि अगर इतना ही याद करती हो तो छोड़ कर क्यों गई। किसी दिन तुम्हें बताऊंगी कि वो क्या वजह थी जिसके लिए मुझे अपने हाथों अपने दिल को याकूब अलैहिस्सलाम वाले गम को गले में डालना पड़ा। उनसे उनका बेटा साजिश करके दूर किया गया, मैंने खुद ही दे दिया। क्या कोई जानबूझकर भी ऐसे रोग पालता है? मेरा जवाब होगा हाँ। कभी कभी ज़िंदगी में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए सख्त राह का इंतखाब करना पड़ता है। वो राह जिसके बगैर आप नामुकम्मल घूमे उसको खुद से दूर करना पड़ता है। एक ही जाविये में घंटा भर से बैठे रहने की वजह से उसकी कमर अकड़ गई। उसने हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का खाली कप एक तरफ रखा और दोनों घुटनों को खोलकर अपने पैर नीचे उतारे। घुटनों की हड्डी ने इस हरकत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जिसे मैं मुकम्मल इग्नोर करती वो खड़ी हुई और 2-4 पल जिस्म को दिए ताकि वो हिलने के काबिल हो जाए। फिर धीमे कदमों से चलती अपने सर्द पड़े बेड तक आई। हर रात की तरह आज भी सोने को मन नहीं कर रहा था, मगर अब उसके जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आराम किए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे पाती। बाहर बारिश होती और अंदर वहशत के डेरे लगते। किसी का ज़िंदगी से भरपूर लम्स याद आता। उसकी नज़रों की वारफ्तगी तसव्वुर में आकर नींद छीन लेती। कहीं आते जाते रास्ते में या किसी मार्केट में, चौराहे में, कहीं माँ की गर्म आगोश में छुपा शीर ख्वार देख लेती तो सारी सारी रात तकिया भिगोते गुजरती। मैंने कब सोचा था तुम मुझे यूं याद आओगे, कब सोचा था मेरे दिल में तुम्हारे नाम की उदासी घर करेगी। पर फिर ये भी सच है कि मेरी ज़िंदगी में आज तक जो भी हुआ वही हुआ जो मैंने कभी सोचा ना था। बेड पे चत लेटकर रज़ाई ओढ़ी तो बंद होती आंखों के किनारों से आंसू टूटकर बालों में गुम हो गए। माए नी मैं माए साढ़े गीतां दे नैना विच बरहों दी रड़क पवे, अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रानो ते माए सानू नींद न पवे। मुलाकात के लिए आने वाली हस्ती को देखकर उसने नज़रें घुमाते हुए ज़ेरे लब खुद को गाली दी, जबकि सामने वाली हस्ती उसको देखते ही आंसुओं पे इख्तियार खो बैठी। उसने उनको चुप करवाने की कोई कोशिश नहीं की। किसी बुत की तरह अकड़ कर उनके पास पड़ी कुर्सी पर टिक गया। जेल में कैद होने के बावजूद उसके चेहरे पे किसी किस्म की आजिज़ी या शिकस्त नहीं थी। एक नज़र के बाद दूसरी नज़र भी उन पे न डाली, जबकि वो अपनी सफ़ेद बेदाग चादर के पल्लू से आंखें साफ करने के बाद दुखी लबो लहजा लिए बोली, मैंने उसकी हर मिन्नत कर देखी है, उस पर किसी के कहे का कोई असर नहीं होता। उस शख्स की आंखों के सामने एक खूबसूरत मगर ज़िद्दी औरत का चेहरा घूमा तो माथे पे एक बल का मज़ीद इजाफा हुआ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या किसी कान ने ऐसा सुना या किसी आंख ने ऐसा देखा है? जो तमाशा हमारे घर हो रहा है, तुम्हारा छोटा बहनोई आया था, मैंने उसको भी कहा है कि अम्मा, उस शख्स के ज़रिए सुलह की बात करने से बेहतर है मुझे सज़ा हो जाए। जब मैं आपको पैगाम भिजवा चुका था कि मेरी मुलाकात को यहाँ पे कोई ना आए, तो क्यों आई है? मुझे फांसी नहीं लग रही है जो आप ऐसी परेशान हैं। अगर सज़ा होती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल की होगी, मैं मर नहीं जाऊँगा। तुम्हारा दिल किस मिट्टी से बना हुआ है? मेरा लाडला बेटा एक औरत की वजह से इस हाल को पहुँच गया और मैं गम भी ना करूँ। मुझे ये समझ नहीं आता वो कैसे तुम पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है। तुम्हारा बाप और चचा उम्रे पे गए हुए हैं, मुझे लगता है इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया है। माँ या बाप घर पे होते तो और बात थी, वो लोग किसी न किसी तरह उसको समझा कर सूरत हाल पे काबू पा लेते। मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। भाई तुम्हारा बहुत दौड़ धूप कर रहा है, मगर बेचारे की दाल नहीं गल रही। बीच में वही हड़तालें चल रही हैं जिसकी वजह से हर दूसरे रोज़ इदारे बंद होते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि मेरा बेटा शब बारात घर पे नहीं करेगा? माँ की परेशानी से बेआराम होकर
उसने लंबी सांस भरी और उनके दोनों हाथ थामकर मुखातिब हुआ। हमारे मुल्क के बड़े बड़े नामवर सियासतदान जेल की हवा खाने को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। आपको भी अपनी सोच को जमहूरी करना होगा, तभी इस मुल्क में रहा जा सकता है। फ़ख्र से कहिए मेरा बेटा अपनी औरत की जानिब से किए केस में जेल गया है। जितने फ़ख्र से कहेंगे उतना ही लोग आप पे और मुझ पे रश्क करेंगे। और जहाँ तक रही उस औरत की बात, उसके साथ मैं खुद निपटूंगा। उसको कोई कुछ ना कहे, जो मनमानी करती है करने दो, ताकि बाद में उसको कोई गम ना हो कि मुझसे बचने के वो तमाम इक़दाम ना कर पाए जो करने चाहिए थे। अब आप यहाँ मत आइएगा। भाई को मेरा पैगाम दीजिएगा, मैं उनके नाम पावर ऑफ अटर्नी बनवा रहा हूँ। मेरा वकील 1-2 दिन में उनसे रब्ता करेगा। मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे यकीन था तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा। उसने बहुएं अचकाकर माँ की आंखों में देखा। उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय अपने बैग की बैरूनी जेब से एक वर्का निकालकर उसके सामने कर दिया। उसने वर्का लेने के लिए फ़ौरन से हाथ नहीं बढ़ाया। सवालिया नज़रों से माँ का चेहरा देखता रहा, जिनके आंसू एक दफ़ा फिर उबल पड़े। वो बोली तो यूँ लगा जैसे हिचकी ली हो। खुद खोल कर देख लो। उसने मजबूत हाथों की गिरफ्त में कागज़ थाम कर खोला। जो सफ़े पे दर्ज मतन उसको समझ आया। चेहरे की सुर्खी में इजाफा होता गया, जबकि अम्मा आंसुओं के दरमियान बता रही थी, हमें तो इस सब की खबर भी ना होती। जो वो दर्जी की लड़की उधर अस्पताल में ना लगी होती, उसी ने तुम्हारी बीवी को इधर देखकर डॉक्टर से सारी मालूमात ली है। मेरी तो भूख प्यास मर गई है। मैं उसी दिन उसके पास गई। पहले तो मेरे सामने आने से इनकार कर दिया। मैं बहुत इंतज़ार करवाने के बाद आई तो साफ कह दिया, यहाँ से चली जाइए। जो कुछ आपके बेटे ने मेरे साथ किया है, मरकर भी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े, मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो बोला तो आवाज़ में इंतहा का ठहराव था। अम्मा आप घर जाइए, मैं जेल में हूँ पर बेबस हो लाचार नहीं हूँ। उस औरत की फ़िक्र करना उसी पल से बंद कर दें, ये कुछ नहीं कर पाएगी। माँ को मुतमईन करके वापस भेज दिया, मगर अपना सुकून घारत था। उसने अपने सेल के करीब खड़े सिपाही को अपनी जानिब मतवज्जे किया। सिपाही बज़ाहिर तो उस पर जैसे एहसान करते हुए करीब आया, मगर दिल से वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था, क्योंकि कैदी नंबर 10 के घर से आने वाला 3 वक्त का शानदार किस्म का खाना कैदी तो बराए नाम खाता था, अलबत्ता सिपाहियों की खूब मौज लगी हुई थी। वो देख रहा था, जब से कैदी की मुलाकात होकर गई थी वो बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कैदी को अभी सज़ा नहीं हुई थी। केस को अदालत में आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, मगर बज़ाहिर ही उल्ली और बोल चाल से वो किसी बड़े घराने का मालूम होता था। बोलो, क्या जेलर साहब मौजूद हैं? क्यों? अगर ज़्यादा सवालों जवाब किए बगैर मेरा काम कर दो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ऑन ड्यूटी मौजूद एहलकार को धमकी दे रहे हो या रिश्वत? ये तो अब ऑन ड्यूटी एहलकार की अकल पे मुनहसर है, वो क्या सुनता और समझता है। इस वक्त मैं तो फ़कत एक ज़रूरतमंद हूँ, जो भी मेरे काम आएगा उसको बस रकम बतानी पड़ेगी। नाम अब तक मुझे मालूम हो ही चुका है। सिपाही ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कुछ देर सोचने की एक्टिंग की। कैदी जानता था ये सब अपना दाम बढ़ाने के इक़दाम हो रहे हैं, मगर इतना तो यकीनी था उसकी ऑफ़र रद्द नहीं होने वाली। और वही हुआ। अगले 3 घंटे बाद वो कैदी जेलर के कमरे में बैठकर ना सिर्फ चाय पानी पी रहा था, बल्कि ज़रूरी कॉल भी जेलर के फ़ोन से की जा रही थी। फ़ोन पे बात मुकम्मल करके उठा। कोई बड़ी बात नहीं, जो अगले 2-3 घंटों में तुम लोगों को मेरी रिहाई के ऑर्डर मिल जाएं। तुम लोगों ने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया है, मुआवजा भी इनाम के साथ दिया जाएगा। जेलर कह ना सका कि जनाब, मेरे बेटे की कॉल आई है। 2 अदद आला नस्ल की बहन से और 1 अदद मोटरसाइकिल मेरे घर पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि जेलर ने रोना रोया था कि खालिश दूध बहुत मुश्किल से दस्तयाब होता है, और दूसरा ये कि मेरे बेटे के पास मोटरसाइकिल तक नहीं है जो वो कॉलेज आसानी से आ जा सके। गाड़ी में बैठे शख्स ने एक दफ़ा फिर अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो कब से सामने वाले बंगले पे नज़रें जमाए बैठा हुआ था, मगर कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। वो पूरी मालूमात लेकर निकला था, इसलिए उसको भरपूर यकीन था कि जिसकी तलाश में वो आया है वो अंदर ही मौजूद है। वो अपने कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देख रहा था जब उस बंगले का गेट खुला और काले रंग की टोयोटा करोला बरामद हुई। गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था और पिछली सीट पे काला चश्मा लगाए एक लड़की बड़ा जवान थी, जिसका सारा ध्यान अपने हाथ में पकड़े फ़ोन की स्क्रीन पे था। जैसे ही करोला करीब से गुजर कर आगे गई, इंतज़ार में बैठे शख्स ने अपने ड्राइवर को पीछा करने का इशारा किया। करोला और पीछा करने वाली गाड़ी के दरमियान फ़कत एक और गाड़ी थी,
टोयोटा करोला ने पहले एक बुटीक का रुख किया। वहाँ पे 10 मिनट रुकने के बाद अगली मंजिल के जानिब रवाना हुई। दूसरी गाड़ी कुछ फासले पे साथ साथ रही थी। टोयोटा करोला एक प्राइवेट अस्पताल के अंडरग्राउंड पार्किंग अलॉट में दाखिल होकर गायब हो गई, जबकि दूसरी कार वहीं बाहर रुक गई। गाड़ी का ड्राइवर वहीं रहा। पैसेंजर सीट से वो संजीदा चेहरे समेत निकला और मतवाजन कदमों समेत अस्पताल के दाखिली दरवाजे से होता हुआ इमारत के अंदर दाखिल हुआ। उसका रुख रिसेप्शन की जानिब था। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ का इंचार्ज कौन है? वहाँ पे मौजूद लड़के ने सवाल करने वाले सूटेड बूटेड बंदे को सर ता पैर गौर से देखा और पहला ख्याल यही आया कि कोई सरकारी ऑफिसर अस्पताल के दौरे पे निकल आया है, इसलिए हकलाते हुए बोला, वो सर अयूब यहाँ के इंचार्ज हैं। इस वक्त कहाँ मिलेंगे आपके ये सर अयूब? सर इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद हैं। अब क्या मुझे ये पूछना पड़ेगा कि उनका दफ्तर किधर पाया जाता है? माथे पे तेवरी लिए खुश्क और सर्द लहजे में बोलता सामने वाले को मज़ीद नर्वस कर रहा था। नहीं सर, आइए मैं आपको उनके दफ्तर तक छोड़ आता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। वो लड़का आगे चल पड़ा। उसकी पैरवी करते हुए वो मज़ीद पूछने लगा, आज कितनी लेडी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मौजूद हैं? वो लड़का एक पल को उसकी सिम देखकर बोला, इस वक्त तो जी बस मिस अस्मा ही मौजूद है। और उन मिस की ड्यूटी कितने घंटे कायम रहनी है? मिस नाइट शिफ्ट पे हैं, 6 से सुबह 7 बजे तक यहीं होंगी। ले सर, दफ्तर आ गया, अब मैं जाऊं जी? सामने वाले ने अपनी डीप ब्लू ड्रेस जैकेट की जेब से 5000 का नोट निकालकर उस लड़के के हाथ पे रखा। रिश्वत नहीं है, तुम्हारे ताउन का इनाम है। इतना कहकर दरवाजे पे दस्तक दी। दूसरी जानिब से इजाज़त मिलते ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो लड़का ताज्जुब से उसको देखता रहा। जैसे ही उसके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ, वो कंधे अचकाते हुए 5000 के नोट को जेब में ठूंस कर वापस अपनी ड्यूटी पे मुड़ गया। अधेड़ उम्र डॉक्टर अयूब ने आने वाले को सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने तो अपने अमले का कोई मेंबर समझकर अंदर आने की इजाज़त दी थी, मगर एक अजनबी शख्स को सामने खड़े देखकर हैरत हुई। मज़ीद हैरत तब हुई जब नवार्द बग़ैर इजाज़त के कुर्सी खींचकर टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गया। जनाब, आप कौन और किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं? वैसे तो मैं तुम्हारे इस अस्पताल के लिए मौत का बाइस बन सकता हूँ, मगर अब ये तुम्हारे रवैये पे है कि तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब सीधे से देते हो या मुझे दूसरे रास्ते पे मजबूर करते हो। डॉक्टर अयूब का माथा ठनका। सर, क्या हमसे कोई गुस्ताखी सरजद हो गई है? क्या मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे इस इदारे में गैर कानूनी काम क्यों किए जाते हैं? सर, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक मुझे इल्म है, हमारे यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होता है। हमारी लेबॉर्ट्री से लेकर ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, हर जगह ईमानदारी का ख्याल रखा जाता है। आपने अपना तारुफ नहीं दिया कि आपका ताल्लुक़ किसी टीवी चैनल से है। क्या आप कैमरा पहने हुए हैं? वो उसके आखिरी सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बोला, जाने दो अयूब साहब, अगर मैं तफसील में चला गया तो तुम्हारी ईमानदारी के बखे उधेड़ कर रख दूँगा। फ़िलहाल तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि तुम्हारे अस्पताल में मेरी बीवी के अबॉर्शन करने की अपॉइंटमेंट किसने दी है और किसकी इजाज़त से ये गुनाह किया जाने वाला है? उसके चेहरे पे दौड़ने वाले गुस्से की सुर्खी ने अयूब के पसीने छुड़ा दिए। अबॉर्शन? जी हाँ, अबॉर्शन। ज़रा बुलाइए अपनी ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर को। अयूब के माथे पे सिलवटें आई। बोला, जनाब, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया जाता है। हमारा एक नाम है जिस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो फिर डर किस बात का? डॉक्टर अस्मा को बुलाइए, बाकी उनसे पूछताछ मैं खुद कर लूँगा। आप डॉक्टर अस्मा से बात करके अपनी तसल्ली कर लें, मगर मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको मायूसी होने वाली है। अयूब ने इंटरकॉम पे मिस अस्मा को भेजने का पैगाम छोड़ा। 3 मिनट बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। अयूब की करख्त आवाज़ निकली, तशरीफ़ लाइए। एक 25-26 साला स्टाइलिश सी लड़की ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, सर आपने बुलाया? जी मिस अस्मा, आइए बैठिए। ये साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और इनके सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। डॉक्टर अस्मा को अयूब साहब का लबो लहजा मामूल से हट कर लगा, मगर फिर भी अपना वहम समझकर टालते हुए आकर कुर्सी पर बैठ गई और वहाँ मौजूद तीसरे शख्स की जानिब रुख किया, जो गहरे नीले ट्राउज़र सूट के साथ सफ़ेद बेदाग शर्ट पहने हुए था। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप मेरी क्या मदद करेंगी? मदद तो मैं आपकी करने आया हूँ। अस्मा ने एक दफ़ा अयूब साहब की जानिब देखा, फिर मेहमान की जानिब, और बोली, मैं समझी नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
डॉक्टर साहिबा, आज आप एक लड़की को अबॉर्शन करने वाली हैं, क्या ये बात सच है? अगर आप इनकारी भी हैं तो मेरे पास आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत उस खातून की इस अस्पताल में मौजूदगी है और वो यहाँ पर इसी काम के लिए आई है, जबकि ऑन ड्यूटी सिर्फ एक लेडी डॉक्टर मौजूद है जो कि आप हैं। क्या आपको इनमें से किसी एक बात से भी इनकार है? डॉक्टर अस्मा मुँह खोले उसको देखे जा रही थी। जो बात उसने टॉप सीक्रेट रखी थी वो यूं सरेआम खुल गई थी, मगर फिर खुद को बर्वक्त संभालते हुए तरशी से गोया हुई। अव्वल तो ये कि मैं अपने मरीज़ों की पर्सनल मालूमात किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ। दूसरा ये कि वो लड़की गैर शादीशुदा है और उस बच्चे को लेकर उसके ख़ानदान वाले उसको सीरियस किस्म का नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं यूं ही इस काम के लिए राज़ी नहीं हुई थी। उस लड़की की ज़िंदगी को ख़तरा है। और आप तक ये खराफात किसने पहुंचाई हैं? उस लड़की ने। ज़ाहिरी बात है जी, और कौन बताएगा? वो अपने अम्मी अबू से छुप कर आई है। उस लड़की ने कहानी सुना दी और आपने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। एक डॉक्टर होने की हैसियत से जब आप एक मासूम बेकसूर जान का कत्ल करने पर राज़ी हुई थी तो आपका ये इखलाकी फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप उस लड़की के बारे में अपने तौर पर तफ्तीश करवाती, या कि आपको नोट ही इतने मिल गए थे कि आपने इस बारे में सोचने की भी जहमत नहीं की कि वो लड़की झूठी भी हो सकती है? ये नहीं हो सकता। वो बहुत परेशान थी, उसके चेहरे पर रकम था कि वो किसी मुश्किल में है। ये भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की के चेहरे पे मौजूद तासुरात नदामत के हों, गुनाह को सोचकर पछतावे के हों, अंदर से डर रही हो और आप अपने गलत चेहरा शनासी के जाम में मेरी आने वाली नस्ल को ख़त्म करने चली हैं। डॉक्टर साहिबा, वो लड़की मेरी बीवी है। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि मुझे बर वक्त इत्तला मिल गई, वरना यकीन जानिए मैं यहाँ की ईंट से ईंट बजा देता। माफ़ तो मैं अब भी नहीं करूँगा, आपके ख़िलाफ़ केस करूँगा ताकि आइंदा आप 2 लाख के पीछे बग़ैर तस्दीक के कत्लेआम ना करती फिरें। सर प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी मिसेज ने कहानी बनाकर एक्टिंग ही ऐसी की थी कि मेरी जगह कोई और भी होता तो धोखा खा जाता। सर अयूब, आप इन साहब से कहिए ना। सर मैं एक ईमानदार मुलाजमा हूँ। सर मैंने पैसे के लालच में केस नहीं लिया था। सर उस लड़की का बार बार यही कहना था कि अगर उसने बच्चे से जान ना छुड़वाई तो उसकी जान को ख़तरा है। आपके साथ मेरा मुलाजिम बात करेगा। फ़िलहाल मुझे इतना बता दें, आपकी झूठी मरीज़ा इस वक्त किस कमरे में मौजूद है? वो गायनी वार्ड के कमरा नंबर 4 में है। बहुत खूब, ताउन का शुक्रिया। उम्मीद है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से निकला। जेब में से फ़ोन निकालकर अपने मुलाजिम का नंबर मिलाकर ज़रूरी हदायत देने लगा। इस दौरान उसके कदम गायनी वार्ड की जानिब रवां दवां थे। फ़ोन पे बात ख़त्म करने के बाद फ़ोन बंद करके जैकेट के अंदरूनी जेब में रखा। मतलूबा कमरे के दरवाजे पे वो चंद सेकंड को रुका और अगले पल गहरी सांस खींचकर दरवाजे के हैंडल पर वज़न डाला। दरवाज़ा खुल गया। कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा दोबारा बंद किया। वो बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वहाँ पर मौजूद तो थी, मगर दिल को बेचैनी लाहक थी, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला हो। वो बार बार खुद को तसल्ली देती कि नहीं, जिस शख्स से मुझे ख़तरा है वो इस वक्त हवालात में बंद है। बहुत जल्द उसको सज़ा हो जाएगी। सज़ा आज होती है या कल, ये फ़ाइनल नहीं था, मगर उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो अब ज़माना करीब में उस शख्स की शक्ल कभी नहीं देखेगी जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है। इतनी नफ़रत कि वो उसकी औलाद को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर रही थी। हाँ, चंद घंटों की बात थी, फिर ज़बरदस्ती की लिखी कहानी का हतमी अंजाम हो जाएगा। जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है, उस नफ़रत की कि वो इतनी नफ़रत कि वो उसकी औलाद को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर रही थी। हाँ, चंद घंटों की बात थी, फिर ज़बरदस्ती की लिखी कहानी का हतमी अंजाम हो जाएगा। अपने ठंडे पड़ते हाथों को आपस में रगड़ा, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई और अगले पल दरवाज़ा वाह हुआ। फ्रेम में उभरने वाले चेहरे को देखकर उसको अपनी आंखों पे यकीन न आया, मगर आज सामने वाले की नज़रों में नरमी की जगह शोले निकल रहे थे। आज वहाँ उसको वैसी ही नफ़रत नज़र आई जैसी उसके अपने अंदर पाई जाती थी। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता वो शख्स ऐन कमरे के वस्त में सीने पे हाथ बांधकर खड़ा होता बोला, खूनख्वार जानवर भी अपनी औलाद के लिए नरम होता है। तुमने तो उस जानवर को भी मात दे दी जो मांस तो खाता है मगर अपनी औलाद के लिए करम ही करम होता है। क्या समझ लिया था मैं इतना कमज़ोर हूँ कि अपनी औलाद की हिफाजत न कर पाऊँगा? वो बड़ी धीमी मगर सर्द और दो टोक आवाज़ में बोलता जा रहा था और आज वो सिर्फ सुन रही थी। एकदम से उसको अपने सामने देखकर उसके औसान दंग रह गए थे और ज़बान साथ नहीं दे रही थी, वरना ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो तो इनका जवाब पत्थर से देने वालों में से थी।
सारे कसूर मेरे हैं। अपनी औलाद को किस बात की सज़ा देने जा रही थी, पर आखिर लब हिले। ये मेरी औलाद नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हारे वजूद में नहीं पल रहा है, या तुम्हारे खून से नहीं सेंच रहा? किस हवाले से ये तुम्हारी औलाद नहीं है? हर हवाले से। मुझे भी तो बताओ। जब मैं तुम्हें अपना शौहर ही नहीं मानती हूँ तो उसको अपनी औलाद क्यों मानूंगी? ये हर मुंह पे पड़ने वाले ज़ोरदार चांटे ने अगले लफ्ज़ छीन लिए। खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को गाली दी। नम आंखों के साथ वो उसकी जानिब देखकर गुस्से से चीखी। दूंगी गाली, क्यों ना दूँ? जो कुछ तुमने किया है अब उसका सामना करने से क्यों डर रहे हो? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या मेरी शक्ल पे किसी किस्म का खौफ या डर देख रही हो? नहीं ना, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ। तो तालियां पीटकर दाद देने लगी। ब्रावो! जिस थाली में खाते रहे उसी में छेद करके कहते हो तुम चोर नहीं हो। अगर ऐसा है तो मिलाओ मेरे बाप का नंबर और यहाँ मेरे सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करो, फिर मैं मानूँ कितना दम रखते हो। मुझे कोई कम उम्र जज्बाती लड़का समझा हुआ है जो तुम्हारी जुमलेबाजी का जवाब देने खड़ा हो जाऊंगा? अपना सामान पकड़ो और मेरे साथ चलो। तुम्हें आज़ादी रास नहीं आई है। मैं शोर मचाकर सारा अस्पताल सर पे उठा लूँगी। मेरे नज़दीक आने का तो सोचना भी मत। क्या करोगी? मुझे पुलिस के हवाले करवाकर मेरे पे हरासमेंट का केस करवाओगी? तुम पागल हो गई हो। हार्मोन्स तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। साथ ही उसने जेब में से फ़ोन निकालकर उसके बराबर बेड पे उछाला। ये फ़ोन पकड़ो और अपने वालिद को कॉल मिलाओ। उनका नंबर स्पीड डायल पे मौजूद है। उनसे बात करो और फिर इंसानों की तरह मेरे साथ चलो। अपने बाप को अपने आप बीती का एक एक अहवाल सुनाने के लिए फ़ोन हाथ में लेकर नंबर मिलाया। जैसे ही दूसरी जानिब से हेलो की आवाज़ आई, वो जोश से बोली, आपसे रब्ता क्यों नहीं होता था? मैं दूसरी जानिब उसके वालिद ने जिस लहजे में बात शुरू की वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। हर बात प्यार और मोहब्बत से करने वाले बाप की आवाज़ में गुस्सा और नफ़रत बोल रही थी, और जो जो बातें उन्होंने की उसके कानों में शीशे की तरह पिघलती गई। कॉल पूरे 3 मिनट चली। वो बुत बनकर सिर्फ सुनती रही और आखिर बेहोश हो गई। उस मर्द ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसके बेखबर होते वजूद को फर्श पे औंधे मुँह गिरने से बचाने की खातिर उस औरत को दोनों बाहों में थाम लिया। फिर नरमी से बेड पे लिटाकर डॉक्टर को बुला लिया। कॉल कट चुकी थी। आगाही का तीर चल चुका था। अब ये देखना बाकी था कि उससे किस दर्जे की तबाही अमल में आई थी। आप ही अभी कह रहे हैं, अगर आपको हर हाल में आज ही अपनी नई गाड़ी खरीदनी है तो जल्दी से तैयार होकर आइए। आज वीकेंड होने की वजह से वो सुस्ती का शिकार थी और अपने कमरे के कारपेटेड फर्श पे बैठी अपने ज्वेलरी बॉक्स को खाली करने के बाद अब सीट की सेट कर रही थी। अभी तक शव ख्वाबी के लिबास में थी। एक ढीला सा ग्रे स्वेटर, उसके साथ चेक वाला काला और ग्रे ट्राउज़र। ईमान की बात पर एकदम से चौकस होकर मतवज्जे हुई और खुशी और जोश से पूछा, हाय, क्या अभी ने वाकई ऐसा बोला है? हाँ ना, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। ईमान चेहरे के जाविये बनाती वापस मुड़ रही थी जब उसने उसको उठकर उसको बाजू से दबोचा और कमरे में वापस खींचा। तुम कहाँ जा रही हो? इधर बैठकर ये सारा बखेड़ा समेटो, मैं अभी आई। उसने ज़बरदस्ती ईमान को अपनी जगह बिठाया और ख़ुद कमरे से निकल आई। ईमान ने अपनी ऐनक का फ्रेम दुरुस्त करते हुए गुस्से से अपने सामने बिखरी अपनी बहन की ज्वेलरी को देखा और ख़ुद से बुड़बड़ाई, आप ही जो कहती हैं अभी से मनमाए बगैर उनको सुकून नहीं लेने देती हैं। शी इज़ सो सेल्फिश। अब अभी से कंफर्म करने गई होंगी, जैसे मेरी बात पे तो यकीन ही नहीं है। ओह, पर अभी के पास तो फाज भाई आए बैठे हैं। ईमान ने अपना सीधा हाथ पेशानी पे मारा। पहले खुद अंधों जैसे भाग गई हैं, अब आकर मुझे ही डांटेंगी। उफ, मेरी लाइफ, अल्लाह किसी को दरमियान वाला बहन भाई ना बनाए। सारी उम्र रोब सुनते ही गुजर रही है। ईमान बोलने के साथ साथ बड़ी बहन की सारी अंगूठियाँ उठा कर अपने दोनों हाथों की उंगलियों पे सजा चुकी थी। एक बड़े से झुमके को माथे पे टीकी की सूरत टिकाया। अब चूड़ियाँ पहन रही थी जो कि उसकी फरबी माइल कलाइयों पे खूब जच रही थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती वो हवा के घोड़े पे सवार अभी के कमरे में बगैर नॉक किए दाखिल हुई। अभी जान, क्या मेरे समात ने जो सुना वो सच है?
दोनों चचा भतीजा बड़े रिलैक्स अंदाज में बेड पे नीम दराज होकर खुश्क मेवाजात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फाज की गोद में एक फाइल खुली पड़ी थी जिसे वो पूरी तवज्जो से पढ़ रहा था। एक पल को नज़र उठी, न सर पे आंचल न सीने पे, उसका खून ही खौल कर रह गया और एकदम भवें अचकाकर नज़र वापस फाइल पे टिका दी। जहांगीर तारड़ आम तौर पर बेटी को देखकर खुशबाश हो जाया करते थे, मगर इस वक्त उसके हुलिये की वजह से माथे पे शिकन आ गई। झटकी वो भी थी, मगर फिर अपने अज़ली एतमाद के सहारे जम गई। अभी क्या आप मुझे गाड़ी दिलवा रहे हैं? भतीजे के पहलू बदलकर फाइल पे नज़रें गैर करने पर वो उसका एहतजाज समझ गए और बेटी को वहीं टोक दिया। अमल बेटे, कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, और ये क्या हुलिया है यूँ मुँह उठाकर भाई के सामने आने का? अभी ये आदमी मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। मेरा एक ही भाई है जिसका नाम फाज तो हरगिज़ नहीं है, और दूसरा ये कि मैं आपके पास आई थी, मुझे क्या इल्म है आपने अपने मेहमान को ड्राइंग रूम की बजाय लाकर अपने कमरे में बिठाया हुआ है। अमल, बदतमीज़ी मत करो, फाज इस घर का फ़र्द है, मेहमान नहीं है। ओह, एज़ ऑलवेज़ आप इस शख्स की ही हमायत करेंगे। मुझे फ़जूल में अपना सर खपाने की कोई शौक़ नहीं है। आप बस इतना बता दें, क्या वाकई आपने ईमान से मुझे गाड़ी दिलवाने की बात की है या मजाक था? मैं मजाक क्यों करूँगा, तुम्हारा अपना मुतालबा था नई गाड़ी का। आज फाज को मैंने इसीलिए जहमत दी है, इसके साथ जाकर गाड़ी पसंद कर रहा हूँ, बाकी ये देख लेगा। अमल का मुंह कड़वा हो गया। बादल नख्वास्ता बोली, मैं तैयार होकर आती हूँ। अपने कमरे में दाखिल होते हुए ईमान को बोली, अभी हमारे घर का कोई काम कोई फ़ैसला उस शख्स की मदाखलत के बगैर क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर मुझे इल्म होता अभी उसके इंतज़ार में है तो मैं कब की उनको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई होती। कल मेरी पहली ऑफिशियल रैंप वॉक है, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं उस आदमी का एहसान लेने पर मजबूर हूँ। ईमान इश्तियाक से पूछने लगी, मैं भी चलूँ? क्या ये भी पूछने वाली बात है? उस शख्स के साथ जाने का सोचकर ही मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है। खुदा के उसके साथ गाड़ी में अकेले बैठना, उफ अल्लाह, ऐसा वक्त किसी दुश्मन पर भी ना लाए। नीचे बागीचे से फाज की आवाज़ सुनाई दी। अमल अपने कमरे की बालकनी पर निकली। वह शायद अपनी कोई कॉल सुनने के बाद अंदर की तरफ जा रहा था। सफ़ेद कर्ल्सदार सूट पे हल्की हल्की सी शिकनें उभर आई थी। अमल ने वहीं से ललकारा, मैं दूध पीती बच्ची हरगिज़ नहीं हूँ जो तुम्हारी उंगली पकड़कर शोरूम तक जाऊँ। अपनी ये सर्विसेज अपनी फिदियाओं तक महदूद रखा करो, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। वो उसकी हिम्मत पे दाद दिए बगैर न रह सका। उस वक्त भी वो अपने उसी हुलिये में थी। दराज कद में ट्राउज़र शर्ट बैगी होने के बावजूद उसके जिस्म के बाज़ मकामात पर बुरी तरह नमूदार थी। इस दफ़ा फाज ने नज़र नहीं झुकाई, और नज़र झुकाता भी क्यों जब सामने वाली को फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो वैसे भी हुस्न का दीवाना वाक़ई हुआ था। उसको जम कर खड़ा देखकर अमल को गुस्सा आया, क्योंकि वो यकटिक आंखें झपके बगैर देखे जा रहा था। उसको जवाब में एक लफ्ज़ तक ना कहा, बड़े आराम से जताया, ऐसा करो खुद जाकर चचा को इनकार कर दो। अमल ने दांत पीसे, जानवर कहीं का, पैर पटकती कमरे में चली गई। संजीदा चेहरे के साथ अंदर की जानिब जाते हुए लबों पर बुड़बुड़ाहट थी। इस मुँह जोर नदी के आगे बंद बांधना अहम हो गया, वरना सालों की कमाई इज्जत हाथ से जाती रहेगी। आधे घंटे बाद वो लोग फाज के दोस्त के शोरूम की महंगी की जानिब जा रहे थे। ईमान अमल के साथ पिछली सीट पर बराजमान थी। फाज की आंखों को महंगे काले शीशे अपने पीछे छुपाए हुए थे, मगर इसके बावजूद अमल गाहे बगाए बैक व्यू मिरर पर उठने वाली नज़र से वाकिफ़ थी। मजबूत हाथों से स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हुए उसने बड़े आराम से मोड़ काटा और ईमान को मुखातिब करते हुए बोला, ईमान, सुना है कुछ लोग धुन के बड़े पक्के वाक़े हुए हैं। उनका लोगो है कि जान जाती है तो जाए, इज्जत जाती है तो जाए, मगर 2 टके का थर्ड क्लास शौक ज़रूर पूरा करना है। ऐसे लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग ख़ानदानी रस्म व रवाज से टकराते हैं उनका वजूद ख़त्म हो जाता है। अमल बड़ी अच्छी तरह जानती थी वो ये सब किसको सुना रहा है, इसलिए बैक व्यू मिरर में उसको घूरते हुए बोली, हमारे बाप दादा ने तो कभी तवाइफों और नाचनियों वालों पर दौलत नहीं वारी थी, ना ही उन्होंने हराम की कमाई घर में दाखिल की थी, ना ही उनके अनगिनत मुआशके रहे थे। फिर ऐसा करने वाले इंसान का वजूद अब तक इस ख़ानदान में नज़र क्यों आ रहा है? रस्म व रवाज तोड़ने वाले के अपने टुकड़े क्यों नहीं हुए? फाज के लब एक कोने से हल्के से फैले, फिर वापस एक लाइन में आ गए। मज़ा लेते हुए बोला, चलो ये तो खुला कि जितना तुम मेरी ज़ात से लापरवाह नज़र आने की कोशिश करती हो, हकीकत उसके बरक्स है। अमल नागवारी से बोली, तुम्हारी हैसियत मेरी ज़िंदगी में इतनी सी है कि मेरे अभी तुम्हें तुम्हारे घर से बुलाकर मेरी ड्राइवरी करने का बोलते हैं, जैसे एक नौकर को बोला जाता है। फाज ने एक दफ़ा फिर जलाने वाली मुस्कुराहट छुपाई और कमीनगी से बोला,
खबर रखा करो अमल जहांगीर, कहीं ऐसा ना हो ये ड्राइवर उम्र भर के लिए तुम्हारा जिम्मेदार बना दिया जाए। अमल ने खौफजदा निगाहों से उसको देखते हुए कहा। तुम्हारे मुंह में खाक फाज औरंगज़ेब, ऐसा दिन देखने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। फाज ने उसके तासुरात से लुत्फ लेते हुए कहा। मेरा मुखलसाना मशवरा है अमल जहांगीर, मर्दों का मुकाबला करना छोड़ दो वरना बहुत पछताओगी। मैं पहले से बता रहा हूँ ताकि बाद में तुम हमें इल्ज़ाम न दो। अमल ने हैरत से दरियाफ्त किया। तुम्हें आवारा बदचलन मर्द कहने का मतलब तुम्हारी नज़र में ये है कि मैं तुम्हारा मुकाबला करना चाह रही हूँ? फाज ने गैराज के सामने गाड़ी रोकी और बड़े तहम्मुल से बोला। अगर मैं एक आवारा बदचलन इंसान हूँ तो तुम भी तो मॉडलिंग में जाकर ऐसा ही बनना चाह रही हो। तुम में और मुझ में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं रहेगा। अमल को अपने कानों पे यकीन आया। तुम्हारा मतलब है मॉडलिंग करने वाले बदचलन होते हैं? फाज ने भी आगे से सीधा सवाल दागा। तो क्या आधी नंगी होकर गैर मर्दों के सामने जाने वाली औरतों परहेजगार होती हैं? अमल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी सोच से ही अंदाज़ा होता है कि तुम कितने छोटे इंसान हो। महंगा लिबास और नफीस खुशबू भी तुम्हें खूबसूरत दिखाने में नाकाम हो गए हैं। वो लापरवाही से बोला। चलो तुम मुझे ना सही मेरी खुशबू को तो नफीस मानती हो, आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में भी राय बदल जाएगी। अमल ने नफरत से कहा। हाँ, तुम्हारी मौत के बाद दुनियादारी को मैं भी कह दूंगी मरने वाला कमबख्त अच्छा इंसान था। फाज के लबों को दांतों में दबाकर तंजिया मुस्कुराहट अमल की जानिब फेंकने से अमल की रूह तक जलकर राख हो गई। ईमान से बोली। मानी चलो घर चलें। मानी ने मुंह बसोरा। आप लोग इतना लड़ते क्यों हैं? हम गाड़ी लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। क्यों फाज भाई? वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए बोला। बिल्कुल जी, आज गाड़ी वाली सरदर्द ख़त्म करके ही वापसी होगी। अब रोज़ रोज़ मैं अपना कीमती वक्त ज़ाया करके फजूल कामों के लिए नहीं निकल सकता हूँ। अमल भी बाहर निकलकर मुस्तहकम लहजे में बोली। पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा कीमती वक्त, मैं घर जा रही हूँ। वो सड़क की जानिब चल पड़ी और वो उसको जाते देखता रहा। इससे पहले कि ईमान गाड़ी से निकलकर उसके पीछे जाती, अमल पहला आने वाला रिक्शा रोककर उसमें बैठी और वहाँ से चली गई। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है किराए पे मत रहो। आखिर मेरा इतना बड़ा घर किस काम का? अगर मेरी अपनी ही बेटी ने किराए पे रहना है तो मुझे यहाँ पे आसानी रहती है। एक तो ये जगह मेरे काम के करीब है, दूसरा मेरी आने जाने की रूटीन ऐसी है कि मुझे अपने साथ रहने वालों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। अकेली लड़की फ्लैट किराए पे लेकर रह रही है और जिस इलाके में तुम्हारा फ्लैट है वहाँ तो दिन दहाड़े लोगों को छुरियाँ मार दी जाती हैं। ड्रग डीलर्स का गढ़ है। मैं कहती हूँ अगर अकेले ही रहना था तो क्या अच्छी जगह पे घर नहीं ले सकती हो? अच्छी जगह पे इतने में एक कमरा भी नहीं मिलता जितने में यहाँ मुझे एक फ़्लैट मुयस्सर है। और मुझे यहाँ के लोग कुछ नहीं कहते हैं। मेरे ब्लॉक में रहने वाले सारे लोग मुझे पसंद करते हैं। हाँ, तो अगर तुम्हारे घर का लॉक तोड़कर सारे पैसे और कीमती चीज़ें चोरी कर लें और जवाब में तुमने पुलिस में रिपोर्ट तक ना की, अब वो तुम्हें पसंद ना करेंगे तो क्या बेर पालेंगे? आप अपनी सेहत की सुनाइए। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़। मैंने नया वॉकिंग ग्रुप ज्वाइन किया है। हर जुमे को हम लोग 4 से 5 मील चलती हैं। इसके अलावा मेरी एक बंगाली दोस्त कैफ़े खोल रही थी, मैं उसके साथ पार्टनर बन गई हूँ। हफ्ते में 2 दिन वो वहाँ होती है, 2 दिन मैं तुम यहाँ हो तो मेरे पास थोड़ी रौनक है। अपनी बहू को बोलिए ना कि बच्चों को आपसे मिलवाने लेकर आया करें, रौनक हो जाया करेगी। वो तो इसी इंतज़ार में रहती है कब मैं झूठा सा भी इशारा करूं और वो बच्चों को मेरी तरफ छोड़कर अपनी दोस्तों के साथ जाए। उसके शौहर का फ़ोन आया था, अगले हफ्ते फ्रांस जा रहा है। हैं? क्या अकेला जा रहा है? उसकी इतनी हिम्मत! अकेला तो वो कॉर्नर शॉप तक नहीं जा सकता, बीवी भी साथ जा रही है। और बच्चे? नाना नानी के साथ रहेंगे। उसकी माँ की अच्छी शामत आई हुई है। वो धीमे से हंसी। अच्छा सुनो। जी कहिए। क्या अभी तक नाइट शिफ्ट कर रही हो? हाँ, मुझसे दिन के वक्त काम नहीं होता है। तुम्हारी हर बात उल्ट है, लड़कियों वाली कोई बात नहीं है। और सुनाओ, वो जो तुम्हारा हमसाया था? कौन? वो अपना चौधरी? हाँ वही। क्या अभी तक इधर ही रहता है? खाला, वो भी मेरे जैसा फौजी है। दिन के वक्त लंबी तान कर सोया होता है और रात को काम करता है। तुमने उसको पूछा नहीं कभी उसके माँ बाप के बारे में? कहाँ से है? वो बात भी ऐसे करता जैसे पत्थर मार रहा हो और मुझे कभी उसके बारे में जानने का शौक़ नहीं हुआ। हाँ, तुम इस दुनिया का हिस्सा ही कब हो जो तुम्हें अपने इर्द गिर्द बसने वालों के अहवाल जानने की फ़िक्र हो? कभी सोचा है ऐसा कब तक चलना है? मुझे सोचने से नफ़रत है। ये भी अच्छा। और पसंद क्या है? बेखबरी, खुद फरेबी, नाआशनाई।
उसने सरगोशी में कहा तो दूसरी तरफ चंद पल को खामोशी छा गई। फिर खाला बोली, मिली? जी खाला। कब तक इस मुल्क में छुपने का इरादा है? क्यों, क्या आप मुझसे तंग आ गई हैं? मैं क्यों तंग होने लगी? तुम कौन सा मेरे साथ रहती हो? तो फिर आपने आज अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछा है? क्योंकि कल मेरी पाकिस्तान में तुम्हारी ममानी से बात हुई थी। वो कह रही थी मैं तुमसे रिश्ते की बात करूं। किसके रिश्ते की खाला? तुम्हारी ममानी चाहती है तुम उसकी बहू बन जाओ। मामू की भी यही ख्वाहिश है। मिली ने कहका मारा। ममानी ने ही मामू को इस तरफ लगाया होना है। आखिर मेरे नाम पे इतनी सारी जायदाद है जिसकी खातिर वो मुझे कबूल करने पर राज़ी लगती हैं। आप उनसे कहिएगा मैं आज भी वही मिली हूँ जिसके लिए उन्होंने कभी मेरे माँ के सामने बहुत गलत बयानी से काम लिया था। और मेरी सारी जायदाद मेरे वारिस की है। शादी कर लो। अगर शादी नहीं करनी तो कम अज़ कम एक बॉयफ्रेंड ही बना लो। अकेली रह रहकर तुम आदम बेजार हो गई हो। खंड रात में इंसान नहीं बसते मेरी भोली माँ, जिन्नात का बसेरा होता है। वैसे भी मैं अभी तक किसी के निकाह में हूँ। जब तक तलाक ना लूँ शादी नहीं कर सकती हूँ। और तलाक लेने का मतलब है कि मैं उसके साथ राब्ता करूँ। वो कड़वा घूंट मैं पी ही लेती अगर जो मुझे किसी और के साथ की चाहत होती। मैं अपने देवर से बात करूँ, वो चंद दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाता है। उसको लंदन देखने का बड़ा शौक़ है। खाला, क्यों बेचारे शरीफ आदमी की जान को अजाब में डालना चाहती हैं? नहीं, आज़ाब कैसा, बल्कि वो तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बना कर देगा। बड़ा अच्छा शेफ़ है। तुम्हें बताया तो था अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, सिर्फ खानों की तरकीबें डालता है। मैं उस बेचारे से मुकम्मल हमदर्दी है। अगर यहाँ मेरे दरवाजे पे आया तो बुरी तरह पिट कर जाएगा, क्योंकि ये जो सारे गैंगस्टर मेरे आसपास रहते हैं ना, आते जाते मुझे देखते ही मुस्कुराकर हाथ हिलाते हैं। सोच रहे हैं आपके देवर के साथ क्या करेंगे जब मैं कहूँगी ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस रहा है। और वैसे खाला अंदर की बात बताऊँ? जा बेवफा लड़की, मुँह का सारा जायका ही ख़राब कर दिया। अरे अभी कहाँ, अभी तो असल बम फोड़ने जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करो। मेरी तरफ से सब के सब आज़ाद हो। मैं कल ही अपना पिछला गार्डन खोदती हूँ और सब्जियाँ उगाती हूँ। बुढ़ापे का कोई तो साथी हो। क्यों, क्या कॉर्नेशन स्ट्रीट, ईस्ट एंडर्स और मिस्टर खान टीवी पे आना बंद हो गए? नहीं, सब भी आ रहे हैं। रोज़ शाम को पोस्ट ऑफिस से छुट्टी के बाद सबकी किस्तें देख कर ही सोती हूँ। वैसे आपको एक और सीरीज़ का बताऊँ, आपको पसंद आएगी। ना, तुम हरगिज़ मत बताना। आखिरी दफ़ा तुमने बताई वाइकिंग्स। उफ़ अल्लाह, क्या देखती हो तुम और कैसे देख लेती हो। मार मार और बस मार धाड़, चाकू कुल्हाड़े। तौबा, मुझे तो अब तुम्हारी बड़ी फ़िक्र है। तुम्हारे अंदर नॉर्मल लड़कियों वाली एक आदत नहीं है। अच्छा, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। मेरी ब्रेक ख़त्म हो गई है। मुझे जॉब पे जाना है। हाँ हाँ, करो लोगों की वेटरी। अच्छा हुआ अल्लाह ने मेरी बहन को बहुत पहले अपने पास बुला लिया। आज अपनी नाज़ो पली को एक 3rd क्लास रेस्टोरेंट में वेटरी करते देखकर सदमे से ही मर जाती। वो होती तो शायद मेरे अंदर कुछ बच जाता। अब क्या है, वक़्त राख का ढेर। खाला को पछतावा हुआ, साथ ही बोली, अच्छा दफ़ा करो। मैं तो वैसे ही भी बुढ़ापे में आकर बस दिमागी तौर पर फारिग हो चली हूँ। कुछ भी बोल देती हूँ। पर मिली, शादी कर लो। मेरी जान चाहे किसी ड्रग डीलर से ही सही, पर तुम्हारी तनाई मुझे रातों को बेचैन रखती है। खाला, मुझे इतना बता दें, 40 साल की उम्र में बूढ़ी कैसे हुई है? हाय, कुछ ना पूछो। सोहबत ऐसे लोगों से रही जिनको छोटी उम्र के लोगों से ऑब्सेशन थी, इसलिए 40 साल बाद में मुकम्मल हुए। बढ़ा या बुढ़ापा पहले आया है। देख लिया आपने फिर शादी करने का अंजाम। अच्छा, तुम मेरे कंधे पे रखकर बंदूक मत चलाओ, अपनी कहानी खुद लिखो। वही तो कर रही हूँ। अब खुदा हाफिज़। जाओ, पर प्लीज़ फ़ोन उठा लिया करो। ज़िंदगी से बेजार हो तो मेरा क्या कसूर, जिसकी कॉल देखकर भी इग्नोर कर देती हूँ। मैं देखकर इग्नोर नहीं करती हूँ, फ़ोन मेरे बैग में रहता है। एक बात और। हाँ जी, कह लें। वैसे तो शायद ही वक्त मिले दोबारा मेरी ज़िंदगी में, शायद आपसे बात ही ना हो। हाँ, तभी कहना चाहती हूँ, आजकल जदीद दौर ने बहुत ही सी सहूलियात दी हुई है। एक टेक्नोलॉजी है जिसको स्मार्टफ़ोन कहते हैं। ये जो हमारी दुनिया का ग्लोब है ना, जिसकी नासा के मुताबिक गोलाई की लेंथ कोई 24,901 मील है, इस इतने बड़े सियारे को एक इंटरनेट नामी इजाद ने स्मार्टफ़ोन के साथ मिलकर एक जदीद गाँव की शक्ल दे दी हुई है। मेरी बच्ची, तुम भी कभी खुद को इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद करो। एक सेकंड हैंड ही स्मार्टफ़ोन ले लो, ताकि कभी कभार ये औरत तुम्हारी मुरझाई हुई शक्ल देखकर ही खुश हो जाया करे। अगर कहती हो तो मैं अपने कार्ड पे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर
फ़ोन ले देती हूँ। कभी दुआएं दोगी? कैसी फरिश्ता सिर्फ मासी थी, मुझे घरों के दौर से निकाल कर जदीद दुनिया से मुतारिफ करवाया। हाँ ज़रूर दुआएं देती अगर मैंने आपकी जदीद दुनिया को बरतने के बाद ना छोड़ा होता। मुझे घरों में सुकून मुयस्सर है, मुझे यहीं रहने दें। बाय। उसने मज़ीद कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर ना सिर्फ लाइन काट दी बल्कि फ़ोन बंद करके अपनी जीन्स की जेब में रख दिया। जाती गर्मियों की रात में वो उस वक्त रेस्टोरेंट के अकब के जाने वाक़ई सुनसान गली में मौजूद थी, जहाँ या तो कचरे के बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे या वहाँ सामान वाले ट्रक वगैरह आते थे। इंसान तो दुनिया की रोशनी में भी, दिन की रोशनी में भी उस वीरान जगह का रुख ना करते सिवाय नशा करने वालों के, पर वो हर रोज़ अपनी 10-15 मिनट की ब्रेक यहीं बैठकर गुजारती। MP3 और हेडफोन कान पे धरा होता और तसल्ली से लकड़ी के खाली ग्रेड्स पे बैठकर ऊंची बिल्डिंग्स की सुरंग में छुपे आसमान को ढूंढती। आसमान नज़र आता तो सितारों की तलाश में नज़रें भटकती। सितारे भला यूं ही मिल जाते हैं? नहीं, यूं ही मिलते होते तो हर किसी का दामन सितारों से भरा होता। आज भी एक सितारा ना मिला और ब्रेक ख़त्म हो गई। वो उठी, अपनी जीन्स पे ना नज़र आने वाली गर्द झाड़ी और पिछला दरवाज़ा जिसके दरमियान उसने ईंट रखकर उसको खुला रखा हुआ था, ईंट हटाकर अंदर चली गई और उसके पीछे भारी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पूरी गली में गूंजी। अमल, ये क्या हरकत थी? अगर तुमने यूँ रास्ते से वापस आना था तो फाज के साथ गई ही क्यों थी? कितनी बुरी बात है, वो अपना काम छोड़कर ख़ास तुम्हारी मदद को आया था। वो ग्रे रंग की हुडी और ग्रे ही ट्रैक सूट पहने सोफ़े की नरमी में घुसी बैठी टेलीविज़न देख रही थी। हाथ में फ्रूट बाउल पकड़ रखा था जिसमें से फोक की मदद से खा रही थी। सामने स्क्रीन पर पेरिस में होने वाले फैशन शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी। बाप के तनबीह करने पर आंखें घुमाते हुए बोली, अभी मुझे उसका एहसान लेने का कोई शौक़ नहीं है। ईमान से पूछिए, वो कैसे मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर रायज़नी कर रहा था, जैसे मेरा बाप लगता हो। मुझे आइंदा मत उसके साथ भेजिएगा, आप खुद मेरी गाड़ी मंगवा दे। अमल, अगर उसने कुछ कहा है तो मुझे यकीन है तुम्हारी बेहतरी को ही कहा होगा। तुम उसके ख़ानदान की लड़की हो, वो तुम्हारा भला ही चाहेगा। अभी मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर इतना पढ़ लिख जाने के बावजूद आपकी सोच वहीं गाँव के माहौल में क्यों अटकी हुई है। अगर आपको ये डर है कि आपके बहुत नेक ख़ानदान की लड़की गलत माहौल में जा रही है तो आपको बता दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज शोबिज़ के बारे में वो पहले जैसी सोच रखना गलत है। इतने बड़े और ख़ानदानी घरानों के बच्चे इस फील्ड में काम कर रहे हैं। शोबिज़ को कंजर खाना बोलकर गुजर जाना इंतहाई गलत और ज़्यादती की बात है। आपके ख़ानदान की औरतें घरेलू फंक्शंस में नंगे सर फुल मेकअप में घूमती हैं। हर औरत या बच्ची, चाहे वो शादीशुदा या गैर शादीशुदा, हर एक को यही होता है कि वो सबसे अलग और प्यारी लगे। उनके लिए सब करना जायज़ है। क्या वहाँ उनको ख़ानदान या बाहर के मर्द नहीं देख रहे होते हैं? मैंने मॉडलिंग करना क्या शुरू की, यहाँ तो सब नेक परवीन बन गए। एक बुरी रही तो वो मनहूस शख्स हमारे घर आता ही इसलिए ताकि यहाँ की कंसोइयाँ ले सके। कभी उसने आकर बताया उसकी बहनें क्या कर रही हैं? एक बहन के पास कितने फ़ोन हैं, आधी आधी रात तक सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स पे क्या करती होती हैं। इधर फ़ौरन से इज़्ज़त का ठेकेदार बनकर आ जाता है। तब आपके ख़ानदान की इज़्ज़त कहाँ गई होती है? जब शादियों के फंक्शंस में आपके ख़ानदान के मर्द मुजरा करवाते हैं तब तो बड़े बूढ़े सब वहाँ खड़े होकर रंगीन जिस्मों से आंखें सेंक रहे होते हैं। अंधे पैसे फेंक कर उन औरतों के जिस्म को दाद दी जाती है। अब अपनी बेटी बाइज़्ज़त तरीके से एक प्रोफेशन अपनाना चाह रही है तो सबकी गैरत जाग गई। तुम्हारी ज़बान हद से ज़्यादा बड़ी हुई है अमर। तुम बोलते वक्त ये लिहाज भी भूल जाती हो कि सामने तुम्हारा बाप खड़ा है। आप भी तो अपनी बेटी को समझने में नाकाम हो रहे हैं। एक इतना सा शौक़ है, क्यों मेरी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? मैं बता रही हूँ, अभी मैं हर हाल में मॉडलिंग करूँगी। इसके लिए अगर मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ा तो मैं तब भी बाज नहीं आऊँगी। फिर अपने अजीम ख़ानदान के सामने खड़े होकर मुझसे लातल्की का इजहार कर लीजिएगा। अमल बेटी, माँ बाप के साथ यूँ ज़िद नहीं लगाते। मैं और तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है बेटी। हमने सारी उम्र इस माशरे में गुजारी है, अच्छे भले की तमीज़ कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि शोबिज़ में जाने वाले लोग किसी तरह से भी इज़्ज़त और मर्तबे में कम है। बेटी, हमारा कहना ये है कि ये काम तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे बैकग्राउंड को सूट नहीं करता। दूसरा, मैं इतनी खुले दिल की माँ नहीं हूँ कि अपनी बेटी को इतने लोगों की मुखालफत मोल लेकर कोई काम करने दूँ। इतने सारे प्रोफेशन हैं, किसी भी फील्ड का इंतखाब कर लो जहाँ तुम्हें खुशी से इजाज़त दे दे। समझ रही हो ना मेरी बात? अम्मू, आपने आज तक अगर शौहर की बात के मुखालिफ कोई बात की है तो बताइए। अभी
कह दें दिन है तो आपके लिए दिन है, अभी कह दें रात है तो आपके लिए रात है। मैं ऐसी अल्लाह मियाँ की गाय नहीं हूँ, मुझे अपना अच्छा बुरा खुद सोचना आता है। आप लोग ताया लोगों से डरते हैं, उन्होंने आपको अंडर प्रेशर किया हुआ है, आपको सब कामों के लिए उनके सामने जवाब देना पड़ता है। अगर बात सिर्फ आप दोनों की होती ना तो मुझे यकीन है आपको कोई एतराज़ नहीं होना था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिदैन तंग नज़र लोगों में से नहीं है। इसलिए खुदारा दूसरे लोगों की फ़िक्र करते हुए मेरा दिल ना तोड़िए। आज मेरे करियर का बहुत अहम मोड़ है। अगर आज मैं अपना ये टेस्ट पास कर गई ना तो अगले माह पेरिस में होने वाले फ़ैशन वीक में शिरकत कर सकूँगी। मेरी हाइट की वजह से मुझे 12 नई लड़कियों पर तरजीह दी गई है। आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में जाने की ख्वाहिश में लड़कियां लड़के सालों कोशिश करते रहते हैं मगर चांस नहीं मिलता, वहाँ आपकी बेटी को पहले ऑडिशन पे ही चुन लिया गया। मेरी तमाम दोस्तें इस बात पर मुझसे इस कदर मुतासिर हुई हैं और घर की मुर्गी को दाल बराबर भी कदर नहीं मिल रही है। ज़िद्दी और हर धर्म तुम आज नई नहीं हुई हो, सदा से ही ऐसी हो। खुद गर्ज जो चाहे सोचा चाहे उसके लिए किसी दूसरे का सुकून बर्बाद होता है, तो तुम्हारी बला से माँ बाप समझा कर बूढ़े हो रहे हैं और नवाबजादी की एक ही रट है। आप इसको इसके हाल पर छोड़ दें। अगर ये अपनी मनमानी करना चाहती है तो कर ले, फिर माँ बाप पे भी एक ही दफ़ा फातिहा पढ़कर आज दहलीज पार करना। चलो जी, अब इनके इमोशनल ड्रामे शुरू हो गए। तमीज़ नाम को भी नहीं मिली तुम्हें। ना मैं इतनी गई गुजरी थी, ना तुम्हारा बाप इतना बदतहजीब है, ना जाने किस पे जा पड़ी हो। अपने लगतों पे गई हूँ, हमारा नाम ही रोशन करती रहना, कभी अपनी बदकलामी से, कभी आवारा शौक़ से। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद सर नहीं खपा सकती हूँ। हर रोज़ सोने से पहले सर दर्द शुरू हो जाता है और ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। अम्मू शुरू हुई तो सारा गुस्सा निकाल कर वहाँ से वॉकआउट कर गई। आपकी बीवी मेरी सगी माँ बिल्कुल नहीं है, इसलिए अभी आप मुझे जहाँ से लेकर आए थे वहाँ वापस छोड़ आइए। नॉट फ़नी अमल, नॉट फ़नी एट ऑल। माँ को यूँ परेशान करती हो। 23 साल की हो गई हो मगर अकल के लिहाज से अभी भी टीन एज में फंसी हुई हो। अभी प्लीज़ सपोर्ट मी। इस वक्त मेरे लिए मेरा शौक़ सबसे अहम है। मैं तुम्हें किसी फजूल फ़ैसले में सपोर्ट नहीं कर सकता और मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरी बेटी को माँ बाप के बुढ़ापे का कुछ एहसास नहीं है कि अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं तो तुम सुन लो। हमेशा अपनी ही मनवाती आई हो। क्या हो जाएगा अगर जो मेरी भी एक मान लोगी? ओह मेरे खुदाया, आप माँ बाप लोग इस कदर खुदगर्ज़ क्यों होते हैं? लोग क्या कहेंगे, उनकी इतनी परवाह कि अपने बच्चों की खुशियाँ खा जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आखिर इसमें गलत क्या है? मैं कौन सा गुनाह करना चाह रही हूँ? फ़कत एक डिज़ाइनर के मलबूसात पहनकर मेकअप करके रैंप पे यहाँ से वहाँ तक वॉक ही तो करनी है, कोई ज़िना करने तो नहीं जा रहे। अगली बात उसकी पूरी होने से पहले ही जहांगीर ताड़ कर हाथ उठा और लाडली के चेहरे पे अपना निशान छोड़ गया। वो अपने गाल पे हाथ रख के फटी आंखों से बाप को देखती चली गई जो गुस्से से कांप रहे थे। मुझे इस लम्हे में अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। जो करना चाहती हो जाकर कर लो, मेरी तरफ से जाओ भाड़ में। वहाँ बैठकर रोना उन दिनों को जिनमें माँ बाप की यूं बेहुरमती कर रही हो। इस वक्त मेरी नज़रों से दूर चली जाओ, नफ़रत महसूस कर रहा हूँ। इतना कहकर जहांगीर साहब भी कमरे से चले गए। वो कितनी देर तक हैरत से बुत बनी खड़ी रही। दिमाग पे बहुत बोझ डालने पे भी कोई ऐसा वक्त याद ना आया जब बाप ने उस पर हाथ उठाया हो। हैरत की जगह सदमे ने ली और सदमे को गुस्से ने वक्ती तौर पर छुपा दिया। उसने आंख से बहती पानी की लकीर को साफ़ किया और फ़ोन उठाकर अपने सबसे करीबी दोस्त का नंबर मिलाया। हेलो शबी, मुझे तुम्हारी गाड़ी में लिफ्ट चाहिए। ये क्या अंदाज़ है जनाब आली, ना सलाम, ना दुआ, ना हाल अहवाल और सीधी अपने मतलब पे। हट मतलबी औरत। मैं इस वक्त ऐसे मूड में हूँ कि या खुद को मार दूँगी या किसी और को। क्यों, ऐसा क्या खा लिया है या मॉडलिंग के चक्कर में डाइटिंग कर करके दिमाग हिल गया है? ऐसा करो, तुम बकवास कर लो, मैं लिफ्ट के लिए किसी और को फ़ोन कर लेती हूँ। हाँ लगाओ अब शायान को कॉल, जो तुम्हारी जुल्फ़ों का असीर है। मनहूस आदमी कच्चे धागे से खिंचा चला आएगा। धागे से खिंचा आए या बिल्डोज़र पे चढ़ कर आए, तुम्हारी बला से। तुम खाओ अपना KFC और बैठकर PS4 खेलो। दुनिया में इन्हीं दोनों कामों के लिए ही तो भेजी गई हो। अच्छा बीबी, ज़्यादा औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे दिमाग में मॉडलिंग का खन्नास भरा हुआ है, वैसे ही दूसरे लोगों को भी अपने अपने शौक़ हैं। दुनिया व्लॉग्स में फ़कत एक लड़की हूँ
पाकिस्तान में बैठकर यूट्यूब पर गेम्स का चैनल चला रही हूँ। जानती हो, बड़े बड़े मशहूर लोगों के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं जितने तेरी इस बहन के। 4 मिलियन अबूर करने की देर है। यूट्यूब से गोल्ड का बटन मिलेगा। मैं घर पे बैठकर इतना पैसा बना रही हूँ। तुम जैसी मॉडल्स तो मेरे हाथ में हुआ करेंगी। इंतहा दर्जे की खुशफहम पैदा हुई हो। ओ भाई, तेरे जैसी मॉडल फिगर ना सही, खुशफहमी ही सही, कुछ तो अपने पल्ले में है ना। मॉडल फिगर तुम्हारे बस का रोग भी नहीं है। खाती थोड़ा हो भैंस। जितनी तुम खूबसूरत हो, काश इतनी ही खूबसूरत भी होती। यकीन जानो, बहुत प्यारी लगती। अब इस गज भर लंबी बदलिहाज ज़बान के साथ बस जहर से ज़रा ही कम बुरी लगती हो। बहुत शुक्रिया। और अब ये भी बता दो, लिफ्ट दे रही हो या नहीं। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसे तो हालात नहीं। एक ज़रा सा दिल टूटा है और तू तो कोई बात नहीं। शुभी मनी बेगम की गाई गज़ल के शेर को अपने मतलब के मुताबिक इस्तेमाल कर गई। बताओ कब आऊँ। लंच के बाद। क्या था जो तुम बड़े दिल की होती और कहती अभी ही आ जाओ, लंच दोनों साथ करेंगे। इसी बहाने अम्मू के हाथ के बने कोफ्ते खाने को मिलते। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, मिसेस जहांगीर ने आज कोई कोफ्ते नहीं बनाए हैं। ऑरेंज रंग की दाल बनी हुई है, साथ अम्मू ने नान बनाए हैं। नान तो समझ में आता है, पर ये ऑरेंज दाल कौन सी है। मुझे क्या इल्म ये कौन सी है। ना मैं दाल खाती हूँ, ना उनके हस्ब नसब नाम पे तहकीक रखती हूँ। अल्लाह करे तेरी शादी किसी शेफ़ से हो जाए या किसी सुपर स्टोर वाले से। दिन रात वालों की बातें हुआ करें, वो तुझे दालों पे दीवान लिख कर सुनाए और तू बस बस चुप कर जा बेहया औरत। कभी कोई अच्छी दुआ ना देना। मेरी शादी नहीं होनी है क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बहुत से गोल्स हैं। मैं दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आई हूँ कि शादी करके कुनबा संभालूँ। ना ही मैंने तालीम इसलिए हासिल की है कि अच्छा रिश्ता मिल सके। ना दिन रात मुंह पे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का लेप इस उम्मीद पे करती हूँ कि रंग गोरा हो जाए, ताकि जो मेरा रिश्ता देखने आए मेरी गोरी रंगत का एहसास ज़ीरो कर जाए कि बाकी कुछ याद ही ना रहे। ना ही मैं अच्छा लिबास पहनकर बाहर निकलने से पहले ये सोच रही होती हूँ कि आज एक दो तो इस कातिल फिगर को देखकर ज़रूर गिरेंगे। खरे दिल की निडर और बहादुर लड़की हूँ। अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी रही हूँ, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। अमल, तुम इस कदर सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत हो कि अपनी ज़ात की सिफ़ात में जो सिफ़ात सिरे से मौजूद भी नहीं है उन पे भी लंबी लंबी छोड़ने की आदत आदी हो। बेचारी औरत, ये चुस्त पजामे पहन पहन कर शयान के दिल को लौटा। अब ये जो तुम हर दफ़ा शयान शयान की तस्बीह पढ़ती हो ना, अगली बार जब मिला तो हाथ जोड़कर उससे कहूँगी, ओ भाई, तू मेरी जान छोड़कर इस KFC की शदाई पे फ़िदा हो जा, क्योंकि इसको तेरे सिवा कोई नहीं सोचता। खा मेरी कसम कि तू ऐसा बोलेगी। अगर तू उसको इस बात पे मना लेती है ना, तो अपनी आधी कमाई तेरे अकाउंट में डलवा दूँगी। हाँ, तूने घंटा कमाना है और घंटा ही मेरे अकाउंट में आएगा। अगर तुझसे 2 दिन के लिए तेरी गाड़ी मांग लूँ, इतने में तेरा जिगर फेल होने लगता है। आई बड़ी आधी कमाई देने वाली। देख, गाड़ी एक अलग चीज़ है जो अपनी माँ को भी उधार नहीं देती हूँ। पाई पाई जोड़कर अपनी शहजादी को ख़रीदा था। तो खुद सोच, तेरे जैसे सर फिरे लोगों को गाड़ी देने की क्या तुक बनती है। जो गुस्से में हो तो चाहे गाड़ी ही सीधी किसी दीवार में ठोंक दे। ना बाबा ना, ऐसा रिस्क मैं ना लूँ। बस बकवास जितनी मर्जी करवा ले कोई तुझसे। बकवास करने में तो तूने PhD कर रखी है। आज तक कितनी गाड़ियाँ मार चुकी हूँ। नहीं मारी तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आगे भी नहीं मारोगी। क्या पता तुम इसी इंतज़ार में हो कि जिस दिन शबी की गाड़ी हाथ आए अगले पिछले सब बदले चुकाने हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता शबी, कुछ नहीं हो सकता। तू एक लाइलाज केस है बेटा। जाके आज सीखा, PS4 खेल और मर जा। मैं किसी और से लिफ्ट मांग लूँगी। न जाने किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तेरा नंबर मिला लिया। 1 नंबर की कामचोर भांड औरत। बाय। उसने फ़ोन बंद करके बेड पे फेंका तो लबों पे मुस्कुराहट दौड़ रही थी। वो जानती थी शबी ऐन वक्त पे उसको पिक करने के लिए मौजूद होगी। ये क्या कर रहे हो दादो जान, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है? नज़र तो आ रहा है, इसलिए तो पूछ रही हूँ। बाप के फ़ोन पे क्या कर रहे हो? उफ़, एक तो आप सवाल बहुत करती हैं। उसने जैसे बड़ों की तरह माथे पे हाथ मारकर बात की थी। उसकी इस अदा ने उसकी दादी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दी। तुम कौन सा मेरे सवालों के फ़ौरन से जवाब दे देते हो? दादो जान, मैं गेम खेल रहा हूँ। बस इसी मोए फ़ोन की वजह से ही तुम्हारी नज़र कमज़ोर हुई है। तुम्हारे बाप को भी एहसास नहीं होता जब देखो उसका फ़ोन तुम्हारे हाथ में होता है। दादो, मेरी नज़र कमज़ोर नहीं है। मेरी आंखों में मौजूद आई बॉल की शेप अंडे जैसी है, जिसकी वजह से मेरी नज़र एक पॉइंट पे फोकस करने में नाकाम रहती थी। ये ऐनक पहनकर मुझे चीज़ें ज़्यादा फिक्स्ड नज़र आती हैं।
अपनी उम्र देखो और अपनी बातें देखो। कहाँ 3 साल का बच्चा यूँ पटर पटर दादी को लेक्चर देता होगा। दादो जान, मैं 3 साल का नहीं हूँ, मैं 3.5 साल का हूँ। बाबा ने अपने फ़ोन के कैलेंडर पे मेरा बर्थडे मार्क किया हुआ है। मैं हर वीक चेक करता हूँ। अभी मेरा बर्थडे आने में पूरे इतने माह बाकी हैं। उसने फ़ोन अपनी गोद में रखने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर 6 उंगलियां दिखाई। तभी एक दराज कामत मर्द वहाँ आया, कमीज़ के कफ बंद करते हुए माँ से मुखातिब होकर बोला, लगता है आपका जाने का प्रोग्राम बदल गया है। नहीं, प्रोग्राम नहीं बदला है, हम तो दादी पोता तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं तैयार हूँ, चले चलते हैं। इसके सोने के वक्त से पहले वापसी करनी है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ऑफिस से आते ही मैंने तुम्हें इस तरफ लगा दिया। जमाल ने बड़े मज़े का आलू गोश्त बनाया हुआ है, पहले कुछ खा लो। नहीं, इस वक्त भूख महसूस नहीं कर रहा हूँ, वापस आकर खा लूँगा। माँ को जवाब देने के बाद बेटे से मुखातिब हुआ, मूसा अभी अपनी गेम को बंद करो। बाबा पहले वार्निंग देते हैं कि मूसा फ़ोन पे तुम्हारा वक्त ख़त्म होने में 10 मिनट बच गए हैं, फिर कहते हैं 5 मिनट बच गए हैं। ये एकदम से नहीं कह देते मूसा गेम बंद करो। जी हजूर, आप बजा फरमा रहे हैं, मगर चूँकि इस वक्त हम किसी की अयादत को जा रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करिए और फ़ोन दे दें। दादी को चादर ओढ़ते देखकर वो उठ खड़ा हुआ और फ़ोन पे अपनी ऐप बंद करते हुए फ़ोन बाप की जानिब बढ़ा दिया, जिसे हाथ में लेकर वो मिस्ड कॉल्स की हिस्ट्री देखने लगा। जबकि मूसा बोला, बाबा ये अयादत क्या होता है? किसी बीमार का हाल अहवाल पूछना। तो हम किस बीमार का हाल अहवाल पूछने जा रहे हैं? दादो के भाई का। दादो, आपके भाई को क्या हुआ है? वही जो तुम्हारे दादा को हुआ था। ओह, दादा जान का तो दिल बेईमान हुआ था। उसकी दादी ने हंसते हुए अपने बेटे को देखा। क्या तुमने इसको ये मालूमात दी है? नहीं दादो, बाबा कहते थे दादा जान का दिल कमज़ोर हो गया, मगर दादा जान कहते हैं उनका दिल बेवफा हो गया और उनके साथ बेईमानी कर गया। तुमने आज इसका सदका दिया था? वो बेटे से मुखातिब हुई, जो संजीदा चेहरा लिए फ़ोन की स्क्रीन पढ़ते हुए बिल्डिंग की सीढ़ियाँ उतर रहा था। एक हाथ में फ़ोन था तो दूसरा हाथ मूसा ने थामा हुआ था। जुमे को मस्जिद में पैसे दिए थे। लो भला, 3 दिन गुजर गए। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है हर रोज़ इस पर से वार कर कुछ न कुछ सदका दे दिया करो। मेरा घर भरा पड़ा है, अल्लाह ने हद से बढ़कर नवाजा हुआ है। पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ हैं, पर मेरे मूसा जैसा प्यारा दूसरा कोई नहीं है। इसकी ज़बान इतनी मीठी और हर बात का इसको इल्म है। मजाल है जो कभी किसी बात पे चौंक जाए, अल्लाह का तोहफ़ा है। इसको नज़र न लगे इसलिए मैं इसका सदका देती हूँ। अम्मा, हर दूसरा बच्चा ऐसा ही है, बातूनी और अफलातून। इसमें क्या ख़ास है? ये आपका अपना है ना, इसीलिए आप ऐसा सोचती हैं। वरना इसकी क्लास में जाकर देखिए, एक से बढ़कर एक तो बच्चा है। बात ऐसे करते हैं जैसे बाबा आदम के दौर से ताल्लुक़ रखते हो। तुम मुझे ये सब बताने मत बैठ जाया करो, जो कहती हूँ उस पर अमल कर दिया करो। गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, जी अच्छा, और कुछ? पूछ ऐसे रहे हो जैसे माँ के बड़े फर्मा बरदार हो, जो कहूँगी फट से अमल करोगे। वो जानता था लबो लहजा बहुत अच्छे से पहचानता था, इसलिए बात वहीं ख़त्म कर दी। मौजू बदलते हुए बोला, क्या ख्याल है, फ्रूट ले लूँ या केक वगैरह? फ्रूट ही ले लो, पहले ही लाले को दिल का मसला बना हुआ है, केक वगैरह कहाँ खा पाएगा। पिछली सीट पे दादो दादी के बराबर बैठे मूसा के कान खड़े हो चुके थे। दादो, मैं केक लूँगा। अच्छा बेटे, बाबा से बोलो तुम्हारे लिए ले आएगा। बाबा, मुझे केक खाना है। तुमने डिनर कर लिया था? हाँ, जमाल चाचा ने पास्ता खिलाया था। फिर ठीक है, केक ले लेता हूँ, मगर घर जाते ही दांत ब्रश कर लेना। मैं एक बात सोचती हूँ। माँ की बात पे उसने बैक व्यू मिरर से उनका चेहरा देखा था, नज़रों में गहरी संजीदगी थी। अम्मा प्लीज़। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, बस मेरे दिल से उसका ख्याल नहीं जाता। किसका ख्याल दादू? उनके बेटे ने बेचैनी से पहलू बदला था। दादू ने एक बिल्ली पाली हुई थी जो घर से भाग गई है, उसकी बात कर रही हैं। तो दादू आप उदास ना हो, हमारा बिल्ला ले लें। जोश में अपनी सीट से उठकर बाप की जानिब लपका और उसके कंधे पे सर झुकाकर बोला, बाबा हम अपना टॉफ़ी दादू को दे देते हैं। जवाब में बाप ने अपना गियर स्टिक पे रखा हाथ एक पल को उसके घने बालों में फेर कर पूछा, क्या तुम टॉफ़ी के बगैर रह लोगे? हम नया ले आएंगे। मैं सदके में कुर्बान, मेरा नरम दिल बच्चा जो भला रो रो कर बाप से मांगा था, आज उसको दादी पे कुर्बान करने को तैयार है। बाबा, मैं खाली केक नहीं लूँगा, साथ में गाड़ी भी लूँगा।
गाड़ी लेकर क्या करोगे? अभी तो आपकी टांगें बहुत छोटी हैं। पहले बाबा जितने लंबे हो जाओ ताकि पाँव ब्रेक तक पहुंच सके। बाबा यार, मैंने असली वाली गाड़ी नहीं लेनी है, रिमोट कंट्रोल वाली लेनी है, वो जो दुकान में लगी हुई है। मूसा ने खिड़की में से बाहर देखते हुए मार्केट में मौजूद खिलौनों वाली दुकान के शोकेस की जानिब इशारा किया। जिसको आप रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी समझ रहे हो, वो धक्का लगाने वाली गाड़ी है। नहीं बाबा, वो देखिए तो, बॉक्स में पैक है। बॉक्स कहाँ यार, वो तो दुकान के बाहर लटक रही है, रस्सी से बांधी गई है। इसी की बात कर रहे हो ना, वो सुर्ख वाली? बेटे को तंग करने की नीयत से वो मूसा की कई गाड़ी के उल्ट दुकान के बाहर लटकी प्लास्टिक की कार की जानिब मुतवज्जह था। मूसा ने पहले दादी को देखा, फिर बाप से बोला, पापा यू वांट माई ग्लासेस सो यू कैन सी द राइट कार? यार ग्लासेस के बगैर भी मुझे नज़र आ रही है, ये सामने ही तो लटकी हुई है। बाबा इट्स नॉट दिस वन, मेरी गाड़ी शोकेस में शीशे के अंदर पड़ी है, वो देखिए ना, वो जिसके अंदर काला रिमोट पड़ा हुआ है। मूसा बाप को अपनी बात समझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, मगर उसके बावजूद कामयाबी नहीं नसीब हो रही थी। अब आप इसको बताइए ना, भला काम की गाड़ी भी कोई शो केस में रखता है? शो केस में तो टूटी फूटी कार पड़ी है, चलने वाली तो बाहर है। इसके साथ रस्सी बांधकर जमाल मूसा को झूले देगा। दादो, पापा को बोलिए ना, मूसा इस गाड़ी पे नहीं बैठेगा, मूसा छोटी कार को रिमोट से चलाएगा। दादो की सिफारिश करवाने से पहले मूसा ये बात बताए कि मूसा इतनी सारी गाड़ियों का क्या करेगा। पहले ही आपके पास हर रंग की कार मौजूद है, वो सब तो पुरानी हो गई हैं, ये नए मॉडल की कार है। बाबा प्लीज़। क्या वजह बयान की है बेटा? बहुत अच्छे, यानी कल को बाप भी बदल लोगे कि अब ये बाबा पुराना हो गया है, इसकी जगह कोई नया बाबा ले आता हूँ। मूसा हंसा और बोला, नो आई लव माई बाबा, मुझे नया बाबा ना ही चाहिए। सोच समझ कर जवाब देना, ये भी मुमकिन है नया बाप कोई मिल गया हो। उसकी बात पे माँ ने बुरी तरह घुरा था। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? अरसा गुजारा है बेशर्म में, फिर ऐसे खजल ख़राब हुए और उजड़े हैं कि अब तो बेशर्मी से भी नफ़रत सी हो गई है। तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? माँ के सवाल पे वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि कभी कभी खुद अजियती भी मज़ा देती है। अम्मा ने बेटे के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुमने उसके पीछे जोग लिया हुआ है, मगर मानते नहीं हो। मानने या ना मानने से हकीकत तो नहीं बदलती है। वो ये सब सिर्फ सोच सका। माँ को सुनाकर वो अपना केस मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। उसको इल्म था माँ सिर्फ मौके की तलाश में थी, कब उसको किसी बात पर काबू करके नत्थु डालती। वो खामोशी के साथ गाड़ी से निकल गया। कुछ बातें अनकही ही अच्छी रहती हैं। वो सामने खुले रजिस्टर पे कुछ लिख रहा था। मोबाइल की घंटी बजी, मगर उसने उठाया नहीं, क्योंकि सारी तवज्जो लिखने पर मबजूल थी। काम मुकम्मल होते ही पेन बंद करके मेज़ पे रखा और कॉल उठा ली। जी अब्बा जी, फरमाइए। ओह यार, तुम्हारी कैसी बुरी आदत है कि जितनी देर तक 2-3 दफ़ा कॉल ना मिलाई जाए तुम फ़ोन नहीं उठाते हो। अब्बा जी, कॉल करने वाले को ये साबित करना होगा कि उसको वाकई मुझसे काम है। अगर मैंने अपने 100 काम छोड़कर कॉल उठानी है तो अगले में भी सब्र हो। सब्र कैसा? अगले बंदे को इमरजेंसी भी तो पेश हो सकती है। तो बताइए, कहाँ पे आग लगी है या किसको मौत के फरिश्ते नज़र आ रहे हैं? मैं जाकर उसके सरहाने बैठकर सूरह यासीन पढ़ूं? तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होती है जब तुम्हें कॉल की जाए। तकलीफ़ नहीं होती अब्बा जी, मसरूफियत में खलल आता है, इस बात पे मुझे तब चढ़ती है। तुझे तब किस बात पे नहीं चढ़ती वो भी बता दे भाई। नहीं, अब मैं इतना भी बेअदब नहीं हूँ कि मुँह फाड़ कर कह दूँ कि ये जो आप अंधे व अपने जानने वालों को नवाजते हैं, जो लोग मुझे एक आंख नहीं पाते, आपने उन्हीं के बंदे को 3 लाख की भैंस दिलवा दी है। बंदा कुछ सोच समझकर ऐसा फैसला करता है। उनकी पसली है कि वो 3 लाख वापस कर सके, और पैसा दरख्तों पे तो उगता नहीं है कि जहाँ से उतार उतार कर लोगों में तकसीम किया जाए। इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद पोश इंसान की मदद कर देने से अल्लाह खुश होता है। उसके हालात तंग थे, मैंने अच्छी नस्ल की भैंस दिलवा दी, अब दूध बेचकर अपना गुजर बसर कर लेगा। उसके बेटे को मैंने इधर फैक्ट्री में काम दिया था, 2 दिन टिक कर नहीं आया। ऐसे हड हराम लोग सफ़ेद पोश नहीं होते। हम दिन रात एक करके कमा रहे हैं और उन जैसे ड्रामा मजलूम आ जाते हैं, आप जैसे नरम दिल लोगों को बेवकूफ़ बनाने। तुम्हारी जेब से अगर कुछ गया है तो बताओ, मैं भर देता हूँ, वरना अपनी ज़बान को काबू में रखो। मेरा रुपया जहाँ मर्ज़ी लगाऊँ। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो जहांगीर का फ़ोन आया था, परेशान लग रहा है। तुम मुझे क्यों बता रहे हैं? आपका भाई है, आप जाने, और वो हम दोनों भाई ठहरे शरीफ आदमी, इसलिए अपनी औकात से बाहर की मुश्किल पड़ने पर तुम जैसे वाहियात आदमी से रब्ता करना पड़ता है।
फाज का कहका जानदार था, जबकि औरंगज़ेब कह रहे थे जहांगीर की अमल के साथ तकरार हुई है। वो कह रहा था अमल उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। हर तरह से समझा कर देख लिया, प्यार या डांट का उस पर कोई असर नहीं, वो अपनी ही ज़िद पे अड़ी हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? उसको ज़रा डरा धमका दो, किसी तरह अपने इरादे से बाज आ जाए। वो आपकी ही नस्ल से है, डराने धमकाने से भी बाज नहीं आएगी। बाप के डराने पे नहीं मानी, मगर तुमसे डर जाएगी। मेरी बात पे वो भड़केगी जैसे पेट्रोल को आग पकड़ती, जलाकर सब कुछ भस्म कर देने वाली। मुझे तुम्हारी कोई समझ नहीं आ रही है। पहले तुम खुद ही जहांगीर से कहते रहे हो कि तुम उसको काबू कर लोगे, अब अचानक से क्या हो गया जो यूँ कह रहे हो? एक कज़न की हैसियत से वो कभी भी मेरे काबू में नहीं आएगी। हाँ, अगर वाकई मेरी मदद चाहिए तो उसको मेरा कर दें, फिर मैं जानू और मेरी बीवी। लाइन कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर औरंगज़ेब की पुरसोच आवाज़ उभरी। वो बाप के कहने पर अपना शौक़ तो छोड़ नहीं रही है, तुमसे शादी के लिए हाँ कैसे करेगी? तुम्हें तो वो वैसे भी पसंद नहीं करती है। फाज अपने वालिद की मालूमात पे एक दफ़ा फिर दिल खोल कर हंसते हुए बोला, आपसे किसने कहा कि वो मुझे नापसंद करती है? मेरे सामने कहीं वाक़यात है उसके पेपरों के दौरान। एक दिन तुम उसको लेने गए थे, उसने तुम्हारे साथ आने से इनकार कर दिया, रिक्शा लेकर लोकल आ गई और पिछली ईद पर हमारे घर आई हुई थी, सबको आइसक्रीम दे रही थी मगर तुम्हें नज़रअंदाज कर गई। इस तरह के और भी कहीं वाक़यात हैं। फाज एक दफ़ा फिर हंसते हुए बोला, मैं तो आपको बेखबर ही समझता था, मगर आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अब दांत मत निकालो, मामले का हल निकालो। बता चुका हूँ, एक ही हल है, अगर आप दोनों भाइयों को मंजूर है तो बता दें, आपका काम हो जाएगा। उसका ख़ास ख्याल रखोगे? ख़ास क्या, ख़ासुल ख़ास ख्याल रखूँगा। सोच लो, सारी उम्र की बात होगी। ये नहीं कि अभी तुम अमल को मॉडलिंग से रोकने की खातिर सारा पंगा मोल लो और बाद में जान छुड़ाना चाहो, ऐसा नहीं होगा। वो मेरी बेटी है, उसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वालिद मोहतरम अपनी बेटी को फिर वो सब करने की इजाज़त दे दे जो उसकी चाहत है, फिर काहे को सारा झगड़ा खड़ा करना। अब्बू ने उसकी बात को 2 पल सोचा और बोला, तुम्हारा कोई मुतालबा? मुतालबा तो नहीं है जनाब, मगर एक शर्त ज़रूर है। वो क्या? चाहे मेरे और उसके दरमियान जितना भी बड़ा ख़मसान कारण पड़े, ख़ानदान का कोई फ़र्द हमारे दरमियान नहीं आएगा। अपने भाई को भी पूछ लें। ये ना हो आज मैं सारी सर दर्द लूँ और कल को उनकी हमदर्दियाँ अपनी मुँह फट बदतहज़ीब बेटी के साथ हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी फाज हूँ, ख़तरों से मैं भी नहीं घबराता, ख़ासकर जब बात खुददारी की आ जाए। ना कोई बाप ना चचा। कहिए मंजूर है? अपने भाई से भी पूछ कर मुझे वापस कॉल कर दें। निकाह में हम शरीक होंगे। फाज हंसा। अब्बा, ये पसंद की शादी है, मियाँ बीवी, एक दोस्त और मौलवी, दूजा कोई नहीं। पसंद की कैसे? जैसे भी हुई आपको इल्म हो जाएगा। मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार है। अगले आधे घंटे में या मैं शिकार के लिए निकलूँगा या फिर हनीमून पर। उसने कॉल काट कर फ़ोन मेज़ पर रखा। लबों पे बड़ी कमीनी सी मुस्कुराहट थी। तसव्वुर की आंख से अमल को अपने सामने खड़ा देखकर दिल ही दिल में कहा गया, अमल जहांगीर, अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक होने का वक्त आ गया। सयाने सच कहते हैं, गरम गरम खाने से मुंह जलता है और मुझे सयानों के अकवाल ने ठंडा करके खाने का सबक दिया है। यार, मुझे अपने माँ बाप की समझ नहीं आती। क्यों, क्या हुआ है? अब यहीं देख लें। दोनों को मेरा नाम रखते वक्त बस एक ही बात याद रही, शबनम जी से मोहब्बत थी। दोनों ने मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए अपनी औलाद का नाम ही शबनम रख दिया। ना बंदा पूछे, मोहब्बत तुम लोगों को है, इसका मुआवजा तुम्हारी औलाद क्यों भरे? अब कल को तुम बहुत बड़ी मॉडल बनती हो और ज़ाहिरी बात है, चाहे तुम कितनी भी बुरी लगो, एक दोस्त होने की हैसियत से मुझे तुमसे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्त यही काम करने के लिए तो पैदा हुए हैं। दोस्त बदशक्ल हो तो उसकी हमेशा झूठी तारीफ़ करके उसको खूबसूरत होने का एहसास दिलवाना, और अगर खुश शक्ल हो तो उसको अगली डेक्लेन कह कर एहसास कमतरी में मुब्तला करना, वगैरह वगैरह। तो तुमसे अपनी मोहब्बत की सज़ा अपनी औलाद को क्यों दूँ? मर के भी अपनी बेटी का नाम अमल नहीं रखूँगी। वो तुम पे चली गई तो मेरा क्या बनेगा? वो तो माँ को 2 दिन में बेच कर खा जाएगी। वो फ्राइज़ को केचप में डुबोकर मुंह में रखते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं आता ऐसी बकवास तुम अपने चैनल पे बैठकर करती हो और लोग तुम्हें पसंद करते हैं। अमल, मेरी बच्ची, ना जल काली हो गई ना तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तुम्हें ब्रेक नहीं मिलनी। अमल बोली, अब वो ज़माने गए जब गोरे रंग को ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता था। शिबी ने पेप्सी के बड़े ग्लास में से 2-4 घूंट भरे और टिश्यू में डकार ली।
अमल ने उसके बाजू पे हाथ मारकर अपनी नागवारी का इजहार किया, जबकि शिबी बोली, मेरी जान, वो ज़माने कहीं नहीं गए। मेरी साहिवाल वाली खाला के बेटे की शादी थी, वही जिसको मुझसे भी इश्क हुआ था। पर फिर मेरा साइज़ देखकर इश्क की मौत वाक़ई हो गई। वही जो अभी बैंक में मैनेजर है। जान गई हूँ तुम सनाउल्लाह की बात कर रही हो। अब असल वजह बक दो। तमहीद बांधने में 10 मिनट लगाती हो, बात चाहे अंदर कुछ भी ना हो। ऐसे ही कुछ भी ना हो, तुम्हारी तो आंखें खुली की खुली रह जानी है। उस सनाउल्लाह ने अपनी शादी पे पूरी बॉडी की स्किन पॉलिश करवा ली थी। शिब्बी, तेरा सत्यानाश जाए, दिल ख़राब कर दिया। अपने ही से ही बक रही होगी, वरना लड़के क्यों करवाने लगे बॉडी पॉलिश? तो लड़कियां क्यों करवाती हैं? गोरा लगने को ही ना। तो अब वो बेचारा क्यों ना करवाता? लड़कियों से 100 गुना ज़्यादा उसको काले रंग का कॉम्प्लेक्स है। खुद को गोरा करने के लिए महीने में 2 दफ़ा फेशियल करवाता है। शादी वाले दिन उसकी दुल्हन के मेकअप की 20 बेस कम थी, उसकी ज़्यादा थी। और तो और उसने प्लकिंग भी करवाई होती है। मैंने तो कब का उसको खुसरे का खिताब दिया हुआ है। बड़ा बुरा मनाता है, अपनी बीवी को कहता है, मैंने इस मोटी से शादी नहीं की है ना, इसलिए जलन में अपने दिल के फफोले फोड़ती है। पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरी शादी उस हप्पी से होती ना, मैंने मेट्रो के नीचे आकर खुदकुशी करनी थी। ये शर्फ मेट्रो को हुई क्यों मिलना था? क्योंकि वो नून लीग का वोटर जो है, और अब्बा मेरे ठहरे पीटीआई के। सारी ज़िंदगी उन्होंने जलील करना था कि ना नून लीग वालों ने लाहौर में मेट्रो बनाई होती, ना मेरी बेटी की जान जाती। जाते जाते भी मैंने एक तीर से 2 शिकार करके जाना था। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी। तो और क्या बच गया मेरा मसेर खालाजाद। अमल एकदम से उदास सी शक्ल लेकर लहजे में हसरत लिए बोली, शबी यार, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। हाँ ये तो है, आखिर बरतानिया की मलका जो हो, और तुम अफ्रीका से माइग्रेट करके आने वाली अफ्रीकन स्याह फॉर्म, जिसने अमेरिका में गोरों के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ की जंग लड़ी। ये बात करते हुए तुम्हें शर्म तो आई ना होगी कि शर्म का और तुम्हारा दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। 10-10 हज़ार के जोड़े पहनती हो, नित नए गैजेट खरीदती हो, हर रोज़ किसी नई जगह लंच और डिनर उड़ाती हो, और खुशकिस्मत मुझे कहा जा रहा है। तुम तो एक दफ़ा बोलती हो, तुम्हारे अभी मुँह मांगी रकम तुम्हारे हाथ पे रख देते हैं। कभी मेरे बाप से मांग कर देखो, मंगतों की तरह मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि डैडी को देखते ही मुंह से बेख्तियार एक ही जुमला निकल आता है, अल्लाह आपका भला करे बच्चे, जिए, अल्लाह भाग लगे रहें, दे जा सखिया अल्लाह के नाम पे। अमल ही क्या, उनके साथ वाले मेज़ पे मौजूद लड़कियां भी कह के मार रही थी, और डैड भी ऐसे ढीठ हैं, ऐसे वक्त में मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। कसम से उस वक्त अपना आप बड़ा लावारिस सा लगता है, जब आपके पसंदीदा पॉप स्टार का शो हो और टिकट खरीदने को जेब में फूटी कौड़ी ना निकले, और माँ बाप चेहरे पे तहरीर चिपकाए फिर रहे हों, इस मंगती से हमारा दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। वो तो शुक्र है अल्लाह का जिसने दिमाग दिया, और मैंने अपना खुद का काम शुरू कर लिया। मैंने इरादा किया हुआ इतनी दौलत कमानी है कि एक दिन डैड मेरे पास आएंगे, बेटी 2-4 करोड़ दे दो, और मैं कहूँगी इन मंगतों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। 2-4 करोड़, ये मुँह और मसूर की दाल। वैसे अमल, वो जो तुम्हारा कज़न है, कौन सा? अरे वही जो शक्ल से यतीम लगता है, अगर जो उसको पहनने ओढ़ने का हुनर ना आता हो ना, तो यकीन करो शक्ल से बिल्कुल पाठी लगता है। उस पर वो फार्मूला सेट बैठता है। कौन सा? वही कि पैसा आने की देर है, लोग खूबसूरत हो जाते हैं। ये तुम उसकी बात तो नहीं कर रही हो जिसकी मुझे समझ आई है कि तुम उसकी बात कर रही हो। हाँ यार, जहांगीर अंकल की आंख का तारा। उफ, चुप कर जाओ, मैं उस शख्स का नाम तक नहीं सुन सकती। ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि जहांगीर अंकल जब उसकी बात कर रहे होते लहजा घी शक्कर बना होता है। मान ना मान बेटा, तुझे वही मिलेगा, लिख कर रख ले। तुम्हारी इस काली ज़बान को काट कर नहर में ना फेंक दूँ, तुम्हारे मुँह में 7 चोलों की सुवाह। बेटा जो मर्जी कह ले, मैंने वही कहा है जो आज तक महसूस किया है। चल, वैसे लड़का अक्कड़ खान है, धन दौलत की भी कमी नहीं है। उसके अलावा प्लस पॉइंट ये है, तेरी उस ज़राफ़े जैसी लंबी गर्दन के पास वहीं खड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका कद तेरे से लंबा है। वरना ऐसा ना हो तेरी जोड़ी भी निकाल कैडमन और उस मिशन इम्पॉसिबल वाले हीरो जैसी बने। उसका क्या नाम है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अमल ने लुकमा तोड़ दिया। टॉम क्रूज़। हाँ हाँ वही। बेचारा बूढ़ा हो गया, मगर हेलीकॉप्टर से छलांगना अब भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी बकवास तो ना कभी बंद हुई है, ना हो सकती है।
दुनिया में सिर्फ 2 काम करने आई हो, फ्री का खाने और मुफ्त मशवरे देने। तुम यहाँ बैठकर अपना काम चालू रखो, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चलती हो? और खुद ही तो तुमने कहा था शिबी, कल के शो के लिए नर्वस हो रही हूँ। तुम्हारा नर्वसपन दूर करने को मैं आसमान के तारे तोड़ लाई और तुम मुझे ही डंप करके जा रही हो। अल्लाह, इसे अब क्या कहूँ? गाली ना देने की कसम खा चुकी हूँ, वरना 101 अलकाबात से नवाजती। चल अब शराफत के साथ बिल पे कर, फिर मेरी कार में पेट्रोल भी डलवाना है। इतने अमीर घर की लड़की से दोस्ती चने बेचने के लिए नहीं की थी। अमल अपना बैग कंधे पर डालते हुए बोली, काश मार्केट में गैरत पर आए फ़रोख्त मिलती होती। यकीन मान, मनों के हिसाब से तेरे लिए ख़रीदती। उससे क्या फ़ायदा होना था? सुना नहीं हुआ कि इंसान को बुरे दोस्त मिल जाएं तो वो नेक से नेक इंसान को भी डबो देते हैं। बस मेरे अंदर भी जो गैर इंसानी खूबियाँ, वो तेरी सोहबत का ही असर है। माँ बाप की नाफरमानी तुझसे सीखी, अपनी फटीचर शख्सियत पर गरूर करना तुमसे सीखा। मैं सब समझती हूँ, तुम असल में पसे पर्दा मेरी बेइज्जती कर रही हो, मगर अपनी खातिर जमा रखो, मुझे अफसोस नहीं होती, महसूस नहीं होती। वो तो हम सब जानते हैं, तुम सुनने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई थी। दोनों उसी तरह एक दूसरे को जवाब दर जवाब देते हुए बिल पे करने के बाद पार्किंग की जानिब आई, जहाँ शिबी की मेहरान सुजुकी अपनी पूरी खस्ता हाली समेत खड़ी थी। शिबी ने बड़े प्यार से दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाल ली और उसी लाड से दरवाज़ा दोबारा बंद किया, जबकि अमल ने लापरवाही से दरवाज़ा खोलकर अपना बैग पिछली सीट पर फेंका और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। शिबी ने आंखें मीच कर दिल पर हाथ रखा। कितनी दफ़ा कहा, मेरी चंपा कली के साथ यूँ सौतेलों जैसा बर्ताव मत किया करो। नाजुक मजाज है, बुरा मना जाती है, पर तुम्हारी मोटी अकल में ये बात समाती ही नहीं है। जिस दिन ये रूठ गई ना, तुम इसको याद कर करके रोया करोगी। बेकदरी औरत, तुम नई कार क्यों नहीं इस्तेमाल करती हो? उसको शो पीस के तौर पे ख़रीदा था। मुझसे ये बेवफाई ना होगी, मैं कभी पहल नहीं करूँगी। जब तक चंपा कली चलती है, दूसरी कोई हसीना इसकी जगह नहीं लेगी। अपनी चंपा कली की तरह तुम भी लाइलाज हो चुकी हो। कोई शक? वैसे मैंने इसके सारे पार्ट्स ऑर्डर किए हुए हैं, बॉडी यहीं रहेगी, अंदर से इसको बदल दूंगी। रहम करो, बल्कि मैं सोच रही हूँ यानी से रब्ता करूँ। है? कौन यानी? अरे वही यामिनाइज का ऑनर, यानी जो गाड़ियों को रैप करने वाली कंपनी है। उसका वर्कशॉप यूके में होता है। बस किसी दिन जोश में आकर उसको ईमेल करूँगी कि मुझे अपनी चंपा कली को नए रंग में रैप करवाना है। सदके जाऊँ, वो तुम्हारी चंपा कली को एक नज़र देखकर डेड सी में फेंक देगा। वो गाड़ियों से मोहब्बत करता है, तुम्हारे जैसा बदज़ौक़ नहीं है। गाड़ियों से मोहब्बत करता है शिबी जी, खौफनाक नज़र आने वाली बदरंगों रूप मशीनों से नहीं। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरी चंपा कली की बुराइयां करने का। किसी दिन किसी सड़क पे ये दम तोड़ जाएगी और वो दिन दूर नहीं लगता है। चुप कर जाओ, वरना गाड़ी से दफ़ा कर दूँगी। अमल खुलकर हंसती चली गई, फिर एकदम संजीदा होते हुए बोली, कल अम्मू, अभी में से कोई भी मेरे शो पे नहीं आएगा। क्या तुमसे भी ऐसी ही तवक्को रखूं? मुझे यूँ देखने की ज़रूरत नहीं है। कहो तो आज रात ही जाकर हॉल के बाहर कैंप लगा लेती हूँ। स्टेज के बिल्कुल सामने की सीट खरीदी है, वो भी डबल पैसे देकर। तेरे स्टेज पे आते ही मैंने सीटियाँ मार मार कर हॉल में शोर मचा देना। एक तो सोच रही हूँ अपने साथ 2 ढोल वाले लेकर जाऊँ। जैसे ही तुम रैंप पे आओ मैं नारा मारूँ, हट हट बॉयज़, और वहीं पे ढोली शुरू हो जाए। वाह क्या एंट्री होगी। छत से तुम पे फूल गिरे और तुम स्टेज पे नाचती हुई आओ। अमल मुकम्मल शिबी की जानिब रुक करके उसको घूरने लगी। अब मैंने क्या कर दिया? सीरियसली तुम एक अलग केस हो। बस बात ख़त्म हुई। भुलाई का ज़माना ही कहाँ है। शुक्र है मैंने ढोल वाले को पैसे नहीं दे दिए, वरना हमें ही खर्चा पड़ जाना था। तुम जितनी बड़ी फिल्म हो ना, मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। कल वक्त पे पहुँच जाना, वरना मरना तुमने मेरे हाथों ही है। तो ये थी इसकी फ़र्स्ट एपिसोड। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको किस चैनल पर अपलोड करूं। लेकिन अगर मैंने बुक्स फॉर एवर पर अपलोड किया तो नॉवेल्स फॉर एवर वालों को कैसे पता चलेगा? यार मैं क्या करूं, 100 से यहाँ पे मेरी नाजुक से जान। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखती हूँ कि इसको किधर मैं शिफ्ट करूँ या अपलोड करूँ। तो कुछ कह नहीं सकती। नावल बहुत 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 ज़बरदस्त है। मतलब जैसे कि नीलम रियासत के बाकी नावल्स थे, वैसे ही ये बहुत ही अच्छा नावल है और यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसकी सेकंड एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।